आज हम एक ऐसे इंजीनियरिंग कमाल की बात कर रहे हैं जिसने भारत की सबसे विशाल नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र को भी पार कर लिया। ये सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है ना? बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं पारादीप नुमालीगढ़ क्रूड ऑयल पाइपलाइन प्रोजेक्ट की। और इसमें भी खासतौर पर ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे जो पाइपलाइन बिछाई गई है वो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अच्छा, तो आज हम इसी विशाल प्रोजेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये कितना बड़ा है, इसे बनाने में क्या मुश्किलें आईं? जी, और इसकी सबसे खास बातें क्या हैं? तो फिर चलिए इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि से ही शुरू करते हैं। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड यानी NRL ने ब्रह्मपुत्र के नीचे 4058 मीटर्स 4 किलोमीटर से भी ज्यादा। 4 किलोमीटर से ज्यादा लंबी पाइपलाइन बिछाई है। ये दुनिया की सबसे लंबी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग क्रॉसिंग्स में से एक है। और ये क्यों किया गया, ये समझना जरूरी है। ये एक बहुत बड़े 1635 किलोमीटर लंबे क्रूड ऑयल पाइपलाइन प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो ओडिशा के पारादीप पोर्ट को असम के नुमालीगढ़ से जोड़ता है। एग्जैक्टली। असल में नुमालीगढ़ रिफाइनरी अपनी क्षमता 3 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़ाकर 9 मिलियन मीट्रिक टन कर रही है। तो उसे क्रूड ऑयल की सप्लाई के लिए ये पाइपलाइन एक लाइफलाइन है। 1635 किलोमीटर मतलब ये पाइपलाइन 5 राज्यों से गुजरती है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और फिर असम। हाँ, और इन 5 राज्यों के सफर में कई नदियां और जलाशय भी आए। लेकिन जब पाइपलाइन ब्रह्मपुत्र के किनारे पहुंची, माजुली में, तो कहानी पूरी तरह बदल गई। वहां असली चुनौती शुरू हुई। जी, असली चुनौती थी नदी के नीचे से पाइपलाइन बिछाना, माजुली से लेकर जोरहाट तक। और ये काम बिल्कुल आसान नहीं था। मैंने सुना है कि जो शुरुआती कॉन्ट्रैक्टर था वो 2 साल की कोशिश के बाद भी फेल हो गया था। सही सुना है। ब्रह्मपुत्र के नीचे की जमीन बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, वो सफल नहीं हो सका। इसके बाद ये काम MS ट्रेंचलेस इंजीनियरिंग सर्विसेज को दिया गया। ट्रेंचलेस इंजीनियरिंग मतलब बिना कोई खुली खाई खोदे, यही इसकी खासियत है। बिल्कुल। इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग मतलब HDD टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। इसे ऐसे समझिए कि आप नदी के एक किनारे से ड्रिलिंग शुरू करते हैं और सतह के नीचे से, हाँ, सतह के कई मीटर नीचे से एक सुरंग बनाते हुए उसे ठीक दूसरे किनारे पर निकालते हैं। इसमें जरा सी भी चूक की गुंजाइश नहीं होती। कमाल है। अच्छा, तो अब इस प्रोजेक्ट का मौजूदा स्टेटस क्या है? कितना काम हो गया है? अब तक कुल 1635 किलोमीटर में से लगभग 1460 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। मतलब ज्यादातर काम पूरा हो चुका है। जी, इस पाइपलाइन ने 38 नदियों को पार किया है, 10 सुरंगों से गुजरेगी जिनमें से 8 पूरी हो चुकी हैं और 90 जलाशयों को भी पार कर चुकी है। तो संक्षेप में कहें तो ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक पाइपलाइन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग अचीवमेंट है जो देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। ये प्रोजेक्ट दिखाता है कि भारत किस तरह की जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग चुनौतियों का सामना करने की क्षमता रखता है। यह हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत अहम कड़ी है। वैसे एक सोचने वाली बात है, ये पाइपलाइन 5 अलग-अलग राज्यों और 90 से ज्यादा जलाशयों से गुजरती है। इतने बड़े पैमाने के प्रोजेक्ट के लिए अलग-अलग राज्यों और इकोसिस्टम के बीच किस तरह के तालमेल और पर्यावरणीय स्वीकृतियों की जरूरत पड़ी होगी। नेक्स्ट टॉपिक। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पहल की पड़ताल करेंगे। एक तरफ इसमें दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं को सुलझाने का दावा है और दूसरी तरफ सियासत और शक के बादल हैं। आप बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की। बिल्कुल, जिसे दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे बड़े मंच पर लॉन्च किया गया। तो हमारे पास जो सोर्सेज हैं उनके आधार पर समझेंगे कि ये बोर्ड आखिर है क्या, और ये भी कि क्या ये यूनाइटेड नेशंस जैसी पुरानी संस्थाओं के लिए एक तरह की चुनौती है या बस एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट। चलिए इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले ये बोर्ड ऑफ पीस, इसका मकसद क्या है? सोर्सेज के हिसाब से इसका मेन फोकस है इजराइल हमास युद्ध में सीज फायर को बनाए रखना। अच्छा। और युद्ध के बाद गाजा के भविष्य का एक मतलब रोड मैप तैयार करना। यहाँ एक दिलचस्प कनेक्शन है। इस बोर्ड का आइडिया ट्रंप के 20 पॉइंट गाजा सीज फायर प्लान से आया है। हाँ, और उस प्लान को तो UN सिक्योरिटी काउंसिल ने भी सपोर्ट किया था। तो फिर ये अलग से बोर्ड बनाने की क्या जरूरत थी? ट्रंप ने इसे पहले तो UN के एक ऑल्टरनेटिव की तरह पेश किया है ना? जी बिल्कुल, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि ये UN के साथ मिलके काम करेगा। पर ये थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग नहीं है? 2 पावरफुल बॉडीज एक ही मसले पर कैसे काम करेंगे? क्या ये UN की नाकामी का संकेत है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है।
और इसका जवाब शायद हमें इस बात से मिलता है कि इस बोर्ड में शामिल कौन हुआ और कौन नहीं। हाँ, ये आंकड़ा तो काफी चौंकाने वाला है। ट्रंप का दावा था कि 59 देशों ने साइन ऑन किया है। हाँ, 59। लेकिन लॉन्च सेरेमनी में अमेरिका के अलावा सिर्फ 19 देशों के ऑफिशियल्स थे रहे। और जो देश शामिल नहीं हुए उनके नाम ज्यादा कहानी बताते हैं। सबसे पहले तो अमेरिका के सबसे करीबी साथी जैसे फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और यूरोपियन यूनियन, ये सब दूर रहे। फ्रांस ने तो शायद कुछ कहा भी है इस पर। हाँ, फ्रांस ने साफ साफ चिंता जताई कि ये बोर्ड यूएन की जगह ले सकता है। मतलब वो इसे ट्रंप की एक पर्सनल पॉलिटिकल मूव की तरह देख रहे हैं। बिल्कुल, ना कि एक सीरियस इंटरनेशनल एफर्ट। ये दिलचस्प है। और भारत का क्या स्टैंड रहा? पीएम मोदी को तो सीधा न्योता दिया गया था। भारत का ना आना भी एक बहुत बड़ा सिग्नल है। ये भारत की जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी है, मतलब किसी एक गुट में ना बंधना, ये उसे दिखाता है। और बाकी ग्लोबल पावर्स? चाइना का ना आना तो एक्सपेक्टेड था, और रशिया ने कहा है कि वो अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर से बात करने के बाद ही कोई फैसला लेगा। तो कुल मिलाकर ग्लोबल पावर्स ने इससे दूरी बना रखी है। इतनी कमजोर अटेंडेंस के बावजूद क्या इस बोर्ड ने कोई कॉन्क्रीट एक्शन लिया? हाँ, एक ठोस कदम उठाया गया है। अच्छा। समारोह में गाजा की नई टेक्नोक्रेटिक सरकार के प्रमुख अली शात ने एक घोषणा की। और ये टेक्नोक्रेटिक शब्द यहाँ जरूरी है। मतलब ये सरकार एक्सपर्ट्स चलाएंगे, ना कि हमास जैसे राजनीतिक गुट। सही। इसे संघर्ष में एक न्यूट्रल प्लेयर लाने की कोशिश की तरह देखा जा रहा है। और घोषणा क्या थी? उन्होंने ऐलान किया कि अगले हफ्ते से रफा बॉर्डर क्रॉसिंग को दोनों दिशाओं में खोल दिया जाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये क्रॉसिंग गाजा और इजिप्ट के बीच एक लाइफलाइन है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है। तो कुल मिला के एक तरफ एक नया शांति बोर है, लक्ष्य बड़ा है, एक ठोस कदम भी उठाया है। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया के ज्यादातर बड़े देशों के समर्थन के बिना इसकी लेजिटिमेसी और भविष्य पर सवाल भी खड़े होते हैं। बिल्कुल। और सोचने वाली बात यह है कि क्या ये बोर्ड ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाने का एक नया असरदार मॉडल बन पाएगा, या ये सिर्फ एक राजनीतिक पहल बन के रह जाएगा? और ये यूएन जैसी स्थापित संस्थाओं की भूमिका को कैसे प्रभावित करेगा, ये भी देखना होगा। जी, ये पूरा मामला इंटरनेशनल रिलेशंस और ग्लोबल गवर्नेंस की एक लाइव केस स्टडी जैसा है। नेक्स्ट टॉपिक। तो गुवाहाटी में एशियन फिल्म फेस्टिवल का दूसरा एडिशन शुरू हो गया। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ज्योति चित्रभन में हो रहा ये फेस्टिवल सिर्फ एक इवेंट है, या फिर ये गुवाहाटी को एशियन सिनेमा का एक नया हब बनाने की कोई कोशिश है। ये सवाल बहुत दिलचस्प है, खासकर जब हम देखते हैं कि इसे ट्रेंडिंग नाउ मीडिया के साथ साथ नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और आईएनबी मिनिस्ट्री मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। तो ये एक बड़े स्ट्रेटेजिक मूव का इशारा तो है। ये 4 दिन का फेस्टिवल है जिसमें कुल 26 फिल्में दिखाई जाएंगी, जिन्हें बहुत सोच समझ कर चुना गया है। और इसकी शुरुआत भी काफी दमदार लग रही है। उद्घाटन समारोह में चीफ गेस्ट थे पद्मश्री गिरीश कासारावाली। ये नाम सिर्फ एक अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर का नहीं है, इसका कुछ और भी मतलब है ना? बिल्कुल। गिरीश कासारावाली का होना अपने आप में एक स्टेटमेंट है। वो भारत में पैरेलल सिनेमा के आप कह सकते हैं सबसे बड़े नामों में से हैं। उनका इस फेस्टिवल को सपोर्ट करना दिखाता है कि जेएफ कमर्शियल सिनेमा से हटकर आर्ट हाउस और मीनिंगफुल स्टोरी टेलिंग को, हाँ, उसको कितनी अहमियत दे रहा है। अच्छा, तो फोकस कंटेंट पर है। हाँ, और ये फेस्टिवल एशियन सिनेमा की बात करता है। ओपनिंग फिल्म उज्बेकिस्तान की संडे थी, और पहले ही दिन एक जापानीज फिल्म एस का इंडिया प्रीमियर भी हुआ। और यहीं से कल्चरल डिप्लोमेसी का एंगल शुरू होता है। उज्बेकिस्तान की फिल्म से शुरुआत करना ये सेंट्रल एशिया के साथ सिनेमैटिक रिश्ते मजबूत करने जैसा है। मतलब ये सिर्फ फिल्में नहीं दिखा रहा। नहीं, ये देशों के बीच एक पुल भी बना रहा है। और इस पुल में रीजनल सिनेमा का क्या रोल है? मैंने सुना है कार्बी, असामीज और मणिपुरी फिल्में भी दिखाई जा रही हैं। हाँ, और यही इस फेस्टिवल की सबसे बड़ी ताकत है। वो कैसे? देखिए, जब आप कार्बी भाषा की द लॉस्ट पाथ या मणिपुरी फिल्म फौभे को वियतनाम की कुली नेवर क्राइज जैसी इंटरनेशनल फिल्म के साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर रखते हैं, तो आप उन संस्कृतियों को आवाज दे रहे हैं जिन्हें नेशनल मीडिया में भी अक्सर जगह नहीं मिलती। एग्जैक्टली। ये डाइवर्सिटी ही इस फेस्टिवल की जान है। वाओ।
तो ये सिर्फ फिल्में देखने का मौका नहीं है, बल्कि कुछ सीखने का भी प्लेटफॉर्म है। मैंने मास्टर क्लासेस और पैनल डिस्कशंस के बारे में भी पढ़ा था। सही बात है। और वो सिर्फ कॉर्पोरेट बज़वर्ड्स नहीं है। अच्छा। इसका सीधा मतलब है कि नए फिल्म मेकर्स को इंडिया और एशिया के बड़े डायरेक्टर्स और प्रोफेशनल से सीधे सीखने, सवाल जवाब करने का मौका मिल रहा है। तो ये गुवाहाटी में एक फिल्म इकोसिस्टम बनाने की नींव है। बिल्कुल, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि क्रिएटिव इकोनॉमी को बूस्ट देने का एक सीरियस एफर्ट है। तो कुल मिलाकर ये फिल्म फेस्टिवल सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, ये कल्चरल डिप्लोमेसी है, क्षेत्रीय पहचान को मजबूत करने और नॉर्थ ईस्ट को एशियन क्रिएटिव मैप पर लाने का एक जरिया है। हाँ, आप इसे ऐसे देख सकते हैं। तो सोचने की बात यह है कि जब सिनेमा सरहदों को इतनी आसानी से पार कर सकता है, तो कहानी कहने की इस कला का इस्तेमाल हम और किन तरीकों से दुनिया की बड़ी पॉलिटिकल और सोशल दूरियों को मिटाने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक। आज हम भारत में एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य चुनौती पर बात करेंगे, और वो है स्ट्रोक। जी। और हमारे पास जो जानकारी है वो असम में शुरू हुई एक बहुत ही नई पहल के बारे में है। हाँ, और चर्चा शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि स्ट्रोक में गोल्डन आवर का मतलब क्या है। राइट। स्ट्रोक के बाद हर एक मिनट की देरी से दिमाग के करीब 1.9 बिलियन सेल्स खत्म हो जाते हैं। 1.9 बिलियन। जी। अगर सही समय पर इलाज मिल जाए तो मृत्यु और परमानेंट डिसेबिलिटी दोनों को काफी हद तक रोका जा सकता है। तो चलिए इसे समझते हैं। ये पहल असल में है क्या? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च मतलब ICMR हाँ। ने असम सरकार को 2 मोबाइल स्ट्रोक यूनिट्स या MSUs सौंपी हैं। जी हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ आप कह सकते हैं गाड़ियां देना नहीं है। अच्छा। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब तक हम क्या करते थे? मरीज को अस्पताल ले जाते थे। हाँ बिल्कुल। ये मॉडल कहता है अस्पताल को मरीज तक ले जाओ। ये उन ग्रामीण और मुश्किल इलाकों के लिए एक गेम चेंजर है, जहां समय पर पहुंचना ही सबसे बड़ी चुनौती है। ये तो सच में एक हॉस्पिटल ऑन व्हील्स वाली बात हो गई। बिल्कुल। तो इन MSUs के अंदर होता क्या है? देखिए, इनमें एक CT स्कैनर होता है। वैन के अंदर? हाँ, वैन के अंदर। फिर स्पेशलिस्ट के साथ टेलीकंसल्टेशन की सुविधा है, एक छोटी सी पॉइंट ऑफ केयर लैब है, और सबसे जरूरी दवाइयाँ। वो खून के थक्के को घोलने वाली मतलब क्लॉट बस्टिंग दवाइयाँ। तो स्ट्रोक की पहचान और इलाज मरीज के घर के पास ही शुरू हो जाता है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये मॉडल आया कहाँ से? ये मॉडल सबसे पहले जर्मनी में डेवलप हुआ था, लेकिन भारत दुनिया का दूसरा देश है जिसने इसे ग्रामीण इलाकों के लिए सक्सेसफुली इस्तेमाल किया है। और ये नॉर्थ ईस्ट में और भी जरूरी हो जाता होगा। बिल्कुल, वहाँ स्ट्रोक का बोझ बाकी जगहों से कहीं ज्यादा है, तो ये इनिशिएटिव वहाँ बहुत मायने रखता है। इसमें एक और पहलू है, केंद्र और राज्य के बीच सहयोग का। जी, और असम सरकार के अधिकारियों ने भी ये माना है कि इस कोलैबोरेशन से राज्य का इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम मजबूत हुआ है। तो इससे असर क्या पड़ रहा है, मतलब ऑन ग्राउंड इम्पैक्ट? सीधा सीधा असर ये है कि मरीजों को इलाज तेजी से मिल रहा है, कोऑर्डिनेशन बेहतर हुआ है और नतीजे भी बेहतर हैं। जानें बच रही हैं और स्थायी विकलांगता को रोका जा रहा है। तो संक्षेप में कहें तो ये MSU पहल एक मुश्किल भौगोलिक क्षेत्र में एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या का एक टेक्नोलॉजी बेस्ड समाधान है। सही कहा, ये पब्लिक हेल्थ इनोवेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो आगे क्या? एक सवाल मन में आता है ना, ये मॉडल असम में स्ट्रोक केयर के लिए तो सफल हो रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि भारत के दूर दराज के इलाकों में और कौन सी गंभीर मेडिकल इमरजेंसीज हैं जिन्हें इसी तरह के अस्पताल आपके द्वार वाले दृष्टिकोण से हल किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक। आज हम भारत में मृत्युदंड यानी डेथ पेनल्टी से जुड़ी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स दुविधा पर बात करेंगे। हाँ, मतलब एक तरफ तो है एक हिंसक अपराध के शिकार परिवार का दर्द, जिन्हें इंसाफ का इंतजार है, और दूसरी तरफ उसी सजा पाए दोषी के अपने कानूनी और संवैधानिक अधिकार हैं। हमारे सोर्सेज इसी टेंशन को एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि भारत का कानूनी ढांचा क्या कहता है। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये बहस सिर्फ सजा के होने या न होने की नहीं है, राइट। बल्कि इसके एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें होने वाली देरी और सिस्टम किसे प्राथमिकता देता है, इस पर भी है। तो कानूनी तौर पर भारत में डेथ पेनल्टी को लेकर व्यवस्था क्या है? इतने सेफगार्ड्स क्यों हैं? देखिए, कानून में ये सजा बहुत हल्के में नहीं दी जाती। सुप्रीम कोर्ट ने आई थिंक 1980 का केस था, बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य। अच्छा, रेयरेस्ट ऑफ रेयर वाला केस। एग्जैक्टली, उसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों तक ही लिमिट कर दिया था। और इसके अलावा कई लेयर्स हैं, जैसे हाई कोर्ट से कन्फर्मेशन, फिर अपील, रिव्यू
और क्यूरेटिव पिटिशंस, और आखिर में आर्टिकल 72 और 161 के तहत मर्सी पिटिशन। बिल्कुल। लेकिन जैसा सोर्स बताता है, ये सेफगार्ड्स अक्सर न्याय देने की बजाय लंबी देरी का कारण बन जाते हैं। इसका पीड़ितों पर क्या असर पड़ता है? ये देरी, देखिए, ये उनके दुख को और बढ़ा देती है। उन्हें बार बार उस ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। हाँ। 2020 का निर्भया केस एक अपवाद था, जहां 8 साल बाद ही सही फांसी दिए जाने से परिवार को एक तरह का क्लोजर मिला। और सिक्के का दूसरा पहलू, दोषी के अधिकार। हाँ, और वो है आर्टिकल 21, जीवन का अधिकार, जो दोषी होने के बाद खत्म नहीं होता। अच्छा। 2014 के शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मर्सी पिटिशन पर फैसले में बहुत ज्यादा देरी होना एक क्रूर और अमानवीय व्यवहार है। सही बात है, और इसी आधार पर कई मौत की सजाओं को उम्र कैद में बदला भी गया था। लेकिन क्या इन सेफगार्ड्स का गलत इस्तेमाल भी होता है? हाँ, अक्सर होता है। दोषी एक के बाद एक याचिकाएं दायर करते हैं, कभी कभी तो फांसी से कुछ घंटे पहले। या फिर एक ही केस के कई दोषी अपनी याचिकाएं अलग अलग समय पर डालते हैं। एग्जैक्टली, प्रोसेस को लंबा खींचने के लिए। 2015 का याकूब मेमन केस इसका एक बड़ा उदाहरण है। तो इसका समाधान क्या है? सिस्टम को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? सोर्सेस कुछ सुधारों की बात करते हैं, जैसे दया याचिकाओं पर फैसले के लिए एक टाइम लिमिट तय करना। ठीक है। और बार-बार याचिकाएं सिर्फ तभी स्वीकार हों जब कोई वाकई नया और ठोस आधार हो। और पीड़ितों के लिए? उनके लिए सिर्फ फांसी की मांग से आगे बढ़कर उन्हें तेज ट्रायल, काउंसलिंग और फाइनेंशियल सपोर्ट जैसी मदद दी जानी चाहिए। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। मतलब तेजी से दिया गया फैसला अगर निष्पक्ष नहीं है तो वो बदला लेने जैसा लगता है, और बिना किसी वजह के होने वाली देरी क्रूरता बन जाती है। सही। बिल्कुल। असली चुनौती पीड़ितों के सम्मान और दोषी के अधिकारों में से किसी एक को चुनना नहीं है, बल्कि चुनौती है प्रोसेस को सुधारने की, ताकि फैसला स्पष्टता, निष्पक्षता और मानवता के साथ हो। सोचने वाली बात यह है कि न्याय का असली मतलब क्या सजा देना है या व्यवस्था में सुधार करना? नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए आज महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रिश्ते की परतों को थोड़ा खोलते हैं। मतलब लक्ष्य तो एक ही था, भारत की आजादी, पर रास्ते बिल्कुल अलग। बिल्कुल। और ये कहानी कोई 1-2 साल की नहीं है, ये करीब 25 साल तक चली, 1921 से लेकर 1945 तक। और इन सालों में दोस्ती या दुश्मनी से ज्यादा शायद वैचारिक मतभेद थे। हाँ, वैचारिक मतभेद, गहरा आपसी सम्मान और जबरदस्त देशभक्ति, ये सब एक साथ चल रहा था। तो सबसे बड़ा जो अंतर था वो तो तरीकों को लेकर ही था, है ना? हाँ, मतलब एक तरफ गांधी जी की अहिंसा और दूसरी तरफ बोस का मानना था कि सशस्त्र संघर्ष जरूरी है। और ये सिर्फ आजादी पाने के तरीकों तक ही नहीं था शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आजाद भारत के विजन तक जाता था। गांधी जी चाहते थे एक गांव पर आधारित आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, चरखा जिसका प्रतीक था। बिल्कुल। और वहीं बोस एक मॉडर्न, इंडस्ट्रियल, एक मजबूत, सेंट्रलाइज सरकार वाला भारत देख रहे थे। तो जाहिर है टकराव भी हुए होंगे। हाँ, कई बार। जैसे 1922 में जब चौरी चौरा के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, बोस को ये एक बहुत बड़ी भूल लगी थी। और फिर सबसे बड़ा टकराव 1939 का कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव, त्रिपुरी संकट। हाँ, वो तो एक टर्निंग पॉइंट था। बोस गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया के खिलाफ जीत गए, और गांधी जी ने इसे अपनी पर्सनल हार मान लिया। उन्होंने कहा भी, पट्टाभी की हार मुझसे ज्यादा मेरी हार है। जिसके बाद बोस के लिए काम करना मुश्किल हो गया और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। हाँ, और फिर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। लेकिन इतनी कड़वाहट और राजनैतिक टकराव के बाद भी नेताजी ने ही तो 1944 में गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। हाँ, रंगून रेडियो से। यही इस रिश्ते की सबसे खास बात है। और गांधी जी की तरफ से भी ऐसा ही था। बिल्कुल। गांधी जी ने बोस को देशभक्तों का देशभक्त, यानी पेट्रियट ऑफ पेट्रियट्स कहा। अच्छा। जब बोस ने दूसरे विश्व युद्ध में एक्सेस पावर्स का साथ लिया, गांधी जी उनके तरीके से बिल्कुल सहमत नहीं थे, पर उन्होंने साफ कहा कि उनकी देशभक्ति पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। बिल्कुल। उन्होंने कहा, नेताजी एक देशभक्त हैं, भले ही उनका रास्ता सही ना हो। और इसीलिए शायद अपने आखिरी रेडियो संदेश में बोस ने आजादी की इस पवित्र लड़ाई के लिए गांधी जी का आशीर्वाद मांगा था। अंत में उनकी कहानी हमें यही दिखाती है कि स्वतंत्रता संग्राम में विचारों की कितनी विविधता थी। मतलब मंजिल एक थी पर रास्ते कई थे,
और एक दूसरे की देशभक्ति का सम्मान था। बिल्कुल। और ये आज के दौर में सोचने के लिए एक जरूरी सवाल भी छोड़ जाता है वो क्या है? कि क्या लीडरशिप का मतलब हमेशा एकमत होना ही है, या फिर गहरे मतभेदों के बावजूद एक बड़े लक्ष्य के लिए साथ काम करना संभव है? नेक्स्ट टॉपिक। आज हमारे पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है, EC-ENET। चलिए आज इसी पे थोड़ी बात करते हैं। बिल्कुल। इसका जो मेन पर्पस है वो है चुनाव से जुड़ी गलत सूचना, मतलब मिस इन्फॉर्मेशन से लड़ना। हाँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इसे एक यूनिफाइड शील्ड कहा है। हाँ, एक मजबूत ढाल की तरह। तो ये EC-ENET असल में है क्या? ये एक सिंगल डिजिटल इंटरफेस है, वोटर्स, ऑफिशियल्स, पॉलिटिकल पार्टीज, सबके लिए। अच्छा। और ये इलेक्शन कमीशन के, आप सोचिए, 40 से ज्यादा मौजूदा मोबाइल और वेब एप्लीकेशंस को एक ही प्लेटफॉर्म पर ले आएगा। 40+ ऐप्स, मतलब वोटर हेल्पलाइन ऐप, सी-विजिल, सुविधा, वोटर टर्नआउट ऐप, ये सब अब एक जगह मिलेंगे। एग्जैक्टली। इससे यूजर्स को अलग अलग ऐप्स डाउनलोड करने और मल्टीपल लॉगिन्स याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो बहुत बड़ी कन्वीनियंस है, पर यहाँ एक बड़ा सवाल आता है डेटा की एक्यूरेसी का। वो कैसे इंश्योर होगी? बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, EC-INET पर डेटा सिर्फ ऑथराइज्ड इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल्स ही एंटर कर पाएंगे। अच्छा। ताकि स्टेक होल्डर्स को एक्यूरेट जानकारी ही मिले। और अगर मान लीजिए कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतलब ऐप का डेटा और जो फिजिकल फॉर्म है वो अलग अलग है, तो उस केस में स्टैट्यूटरी फॉर्म्स में भरा गया प्राइमरी डेटा ही फाइनल माना जाएगा। ठीक है। ये सिस्टम ट्रांसपेरेंसी और ऑथेंटिसिटी दोनों बनाए रखता है। और एक दिलचस्प बात मैंने पढ़ी कि भारत अब दूसरे देशों को भी ऐसा टूल डेवलप करने में मदद ऑफर कर रहा है। हाँ, ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। भारत ने दूसरे देशों के इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज को उनकी भाषा और कानून के हिसाब से ऐसा टूल बनाने में मदद की पेशकश की है। तो संक्षेप में कहें तो EC-INET चुनाव प्रक्रिया को स्ट्रीमलाइन करने और मिस इन्फॉर्मेशन से लड़ने के लिए एक सिंगल ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल। पर यहाँ सोचने वाली बात यह है, एक सेंट्रलाइज्ड और ऑफिशियल प्लेटफॉर्म मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ एक मजबूत कदम तो है, लेकिन भविष्य में इसकी सफलता इस बात पर डिपेंड करेगी कि ये सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली अनवेरिफाइड जानकारी की स्पीड का मुकाबला कितनी इफेक्टिवली कर पाता है। क्या ऑफिशियल टेक वायरल टेक से तेज हो सकता है? ये देखना होगा। नेक्स्ट टॉपिक। नमस्कार। आज हम भारत और यूरोपियन यूनियन के ट्रेड रिलेशंस में आए एक बड़े बदलाव पर बात करने वाले हैं। 1 जनवरी 2026 से EU भारत को मिलने वाले कुछ खास एक्सपोर्ट बेनिफिट्स को सस्पेंड कर रहा है। जी। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये सस्पेंशन का असल मतलब क्या है, भारत के कौन से सेक्टर्स पर इसका सीधा असर पड़ेगा और इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत के बीच इस कदम के क्या मायने हैं। और हमारी इस पूरी चर्चा का आधार रहेगा यूरोपियन यूनियन का ऑफिशियल जर्नल और ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI की एनालिसिस। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ये GSP बेनिफिट्स जिनके सस्पेंशन की बात हो रही है, ये आखिर हैं क्या? GSP मतलब जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस। जी। ये EU का एक कह सकते हैं ट्रेड अरेंजमेंट था। इसके तहत भारत जैसे डेवलपिंग देशों को ये सुविधा मिलती थी कि वो अपना सामान EU बाजार में कम इंपोर्ट ड्यूटी पर बेच सकें। अच्छा। अब 1 जनवरी 2026 से भारत, इंडोनेशिया और केन्या के लिए ये सुविधा कुछ प्रोडक्ट कैटेगरीज में हटा दी गई है। तो इसका भारत पर असर कितना बड़ा होगा? क्या ये कुछ छोटे-मोटे सेक्टर्स तक ही सीमित है? नहीं, यहीं पर बात मतलब गंभीर हो जाती है। इसका असर बहुत बड़ा है। GTRI की रिपोर्ट कहती है कि भारत के EU को होने वाले कुल एक्सपोर्ट्स में से लगभग 87% पर अब ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। 87%? ये तो बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। जी। सिर्फ 13% एक्सपोर्ट्स जैसे एग्रीकल्चर और लेदर को ही GSP के तहत छूट मिलती रहेगी। इसे समझने के लिए कोई कॉन्क्रीट एग्जाम्पल दे सकते हैं? मान लीजिए कोई गारमेंट एक्सपोर्टर है, उसके लिए क्या बदलेगा? बिल्कुल। जैसे मान लीजिए भारत से जाने वाले कपड़ों पर EU में 12% का स्टैंडर्ड टैरिफ लगता है। ठीक है। GSP की वजह से भारतीय एक्सपोर्टर्स को अब तक सिर्फ 9.6% देना पड़ता था। अच्छा। लेकिन 2026 से उन्हें पूरा 12% टैरिफ देना होगा। ये सीधे सीधे उनके प्रॉफिट मार्जिन और कॉम्पिटिटिवनेस पर असर डालेगा। और ये सिर्फ कपड़ों तक ही सीमित नहीं है ना? कौन-कौन से बड़े सेक्टर्स इसकी चपेट में आए हैं? लगभग सभी बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, आप नाम लीजिए। मिनरल्स, केमिकल्स, प्लास्टिक्स, टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स तो हैं ही, आयरन एंड स्टील, मशीनरी और ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट भी, ये सब भारत के एक्सपोर्ट इंजन की बैकबोन है। लेकिन EU ने अचानक ऐसा क्यों किया? ये अचानक नहीं है।
ये ईयू के जीएसपी ग्रेजुएशन रूल्स के तहत हुआ है। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ग्रेजुएशन रूल्स वो क्या है? जब किसी देश का किसी प्रोडक्ट ग्रुप में एक्सपोर्ट लगातार 3 साल तक एक तय सीमा को पार कर जाता है तो ईयू उसे कॉम्पिटिटिव मान लेता है। अच्छा, तो फिर वो रियायतें वापस ले ली जाती हैं? बिल्कुल, ऐसा पहले भी हुआ है 2013 और 2023 में, लेकिन इस बार का विड्रॉ कहीं ज्यादा बड़ा है। तो एक तरह से ये बुरी खबर में एक अच्छी खबर भी छिपी है कि ईयू अब मान रहा है कि भारतीय एक्सपोर्टर्स इतने कॉम्पिटिटिव हो गए हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। जीएसपी से ग्रेजुएट होना ग्लोबल ट्रेड में भारत के कमिंग ऑफ एज जैसा है। ये अच्छी खबर है। लेकिन बुरी खबर ये है कि इस ट्रांजिशन के साथ शॉर्ट टर्म में ग्रोइंग पेन्स भी आते हैं। अब हमारे एक्सपोर्टर्स को बिना किसी सहारे के compete करना होगा। और ये ग्रोइंग पेन्स अकेले नहीं आ रहे, है ना? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी CBAM की भी बात चल रही है। हाँ, ये एक डबल चैलेंज है। GTRI इसे बिल्कुल ऐसे ही देख रहा है। जीएसपी हटने के साथ साथ ईयू का CBAM, जो कार्बन एमिशंस पर एक तरह का इंपोर्ट टैक्स है, वो भी लागू हो रहा है। तो मैं कब लागत और बढ़ेगी? लागत भी और कंप्लायंस का बोझ भी। और क्योंकि हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA लागू होने में अभी कम से कम 1 साल और लगेगा। तब तक एक्सपोर्टर्स के लिए मुश्किल है। जी, तब तक उन्हें हायर टैरिफ्स और घटती कम्पिटिटिवनेस का सामना करना पड़ेगा। इसका मतलब गारमेंट्स जैसे प्राइस सेंसिटिव सेक्टर्स में ईयू के बायर्स शायद बांग्लादेश और वियतनाम की तरफ जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा खतरा है। उन देशों को ईयू में ड्यूटी फ्री एक्सेस है, जिससे भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए मार्केट शेयर बचाए रखना मुश्किल हो सकता है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर हम संक्षेप में देखें तो की टेक अवे ये है कि ईयू ने भारत के 87% एक्सपोर्ट से जीएसपी बेनिफिट्स हटा दिए हैं। जी। एक तरफ ये भारत की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का प्रतीक है और दूसरी तरफ ये हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए CBAM के साथ मिलकर एक बड़ा शॉर्ट टर्म चैलेंज खड़ा कर रहा है, जब तक कि इंडिया ईयू FTA लागू नहीं हो जाता। बिल्कुल। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं। इन नए ट्रेड बैरियर्स के चलते इंडिया ईयू FTA लागू होने से पहले भारत को अपनी एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी में शॉर्ट टर्म में क्या बदलाव करने पड़ सकते हैं, और ग्लोबल स्टेज पर जीएसपी से ये ग्रेजुएशन भारत को अपनी पहचान एक डेवलपिंग नेशन से एक कॉम्पिटिटिव ट्रेड पार्टनर के तौर पर बदलने के लिए कैसे प्रेरित करेगा। नेक्स्ट टॉपिक। तो आज हम बात करेंगे नीति आयोग की कुछ बहुत ही जरूरी रिपोर्ट्स पर। इन रिपोर्ट्स में एक बात जो निकल कर आती है वो ये है कि भारत वेस्ट रिसाइकलिंग में हजारों करोड़ की एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, एक मौका गंवा रहा है। और वजह है खराब प्रोसेसिंग कैपेसिटी और जो इनफॉर्मल स्क्रैप मैनेजमेंट सेक्टर है उसमें काफ़ी इनएफिशिएंसीज हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये सर्कुलर वेस्ट इकोनॉमी क्या है, इसमें कितनी संभावनाएं हैं और हम कहाँ चूक रहे हैं। बिल्कुल। और ये रिपोर्ट्स इंटरनेशनल मटेरियल रिसाइकलिंग कॉन्फ्रेंस में जारी की गई थी। और जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि ये 4 खास सेक्टर्स पर फोकस करती हैं: ई-वेस्ट, वेस्ट टायर्स, लिथियम आयन बैटरीज और एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स। और यहाँ जो आंकड़े हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। जैसे ई-वेस्ट का फ्लो ही ले लीजिए, ये करीब 51,000 करोड़ का है, जिसमें से 60% एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। 60%? हाँ, लेकिन हमारा जो करंट रिकवरी सिस्टम है वो इसका सिर्फ 18% ही कैप्चर कर पाता है। ठीक है, तो इसको एक एक करके समझते हैं। ये ई वेस्ट का गैप तो मतलब बहुत बड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत हर साल कितना 6.2 मिलियन मेट्रिक टन्स ई वेस्ट जनरेट करता है। हाँ, 6.2 MMT। और ये 2030 तक बढ़कर 14 MMT तक पहुंच सकता है ना? बिल्कुल। जबकि हमारी जो फॉर्मल रिसाइकलिंग कैपेसिटी है वो सिर्फ 2 MMT के आसपास है। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ ई वेस्ट की नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वेस्ट टायर्स कैटेगरी में भी यही हाल है। वहाँ रिसाइकल प्रोडक्ट्स के लिए स्टैंडर्ड्स की कमी है और इसकी वजह से देश को लगभग 7,500 करोड़ का नुकसान हो रहा है। अच्छा। और एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स मतलब ELVs, उनकी संख्या 2030 तक 50 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। 50 मिलियन? जी, जिसके लिए एक मजबूत पॉलिसी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बहुत सख्त जरूरत है। और यहाँ पर लिथियम आयन बैटरीज का एंगल भी बहुत जरूरी हो जाता है, खासकर अब जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं। इस बारे में रिपोर्ट क्या कहती है? ये एक बहुत तेजी से बढ़ता हुआ सेक्टर है।
देखिए, भारत की लायन बैटरी की जो मांग है वो 29 गीगावाट आवर से बढ़कर लगभग 248 गीगावाट आवर्स होने का अनुमान है। ओह वाओ। और 2025 तक जो इस्तेमाल हो चुकी बैटरीज हैं उनकी मात्रा 2020 के 36 किलोटन से आप मानिए लगभग 9 गुना बढ़ जाएगी, 332 किलोटन तक। तो इन रिपोर्ट्स में जो एक बड़ी बात सामने आती है वो है वेस्ट जनरेशन की रफ्तार और फॉर्मल रिसाइकलिंग सिस्टम्स की कैपेसिटी, इसके बीच का बढ़ता मिसमैच। तो इन सब का मतलब क्या है? मतलब आगे का रास्ता क्या है? क्या रिपोर्ट्स में कुछ सॉल्यूशंस भी बताए गए हैं? हाँ, बताए हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट में कुछ सुझाव हैं, जैसे कि जो इम्पोर्टेड एंड ऑफ लाइफ टायर्स हैं उनके पायरोलिसिस पर बैन लगाया जाए। पायरोलिसिस पर बैन? हाँ, ताकि एनवायरनमेंटल डैमेज रुके और डोमेस्टिक रिसाइकलिंग को भी बढ़ावा मिले। राइट। और एक पॉजिटिव पॉइंट भी है। मटीरियल रिसाइकलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया MRI के जो अध्यक्ष हैं संजय मेहता, उन्होंने बताया है कि भारत में अब लगभग 90% मेटल रिसाइकलिंग ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। 90% ऑर्गेनाइज्ड? ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ। और ये दिखाता है कि फॉर्मलाइजेशन से एफिशिएंसी और कंप्लायंस दोनों बढ़ती हैं। तो वेस्ट अब सिर्फ एक एनवायरमेंटल मुद्दा नहीं है बल्कि एक स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक रिसोर्स है। बिल्कुल। और अगर हम इसे एक बड़े पिक्चर में देखें तो ये साफ है कि रिसोर्स रिकवरी अब नेशनल डेवलपमेंट का एक कोर कंट्रीब्यूटर बन गया है। तो यहाँ पर एक सोचने वाला सवाल ये उठता है कि जब ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर इतना दबाव बढ़ रहा है तो क्या सर्कुलर इकोनॉमी में महारत हासिल करना भारत के लिए सिर्फ एक आर्थिक अवसर होगा या ये एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी बन सकता है? Next topic. देशभक्ति। जब हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, हाथ में तिरंगा, या फिर शायद कुछ और? हमारे पास जो सोर्स है वो इस आइडिया को थोड़ा चैलेंज करता है और पूछता है कि क्या असली पैट्रियोटिज्म का मतलब हमारे रोजमर्रा के सिविक सेंस से जुड़ा हुआ है। एग्जैक्टली। और इस सवाल को समझने के लिए सोर्स कुछ हाल की घटनाओं का जिक्र करता है जो सोचने पे मजबूर करती हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा, जैसे वो कलकत्ता में हुआ था जब ग्लोबल फुटबॉल आइकन लायनल मेसी आए थे। हाँ बिल्कुल, उनके जल्दी चले जाने पर भीड़ ने स्टेडियम में तोड़फोड़ कर दी। और एक गुवाहाटी वाला इंसिडेंट भी था ना, पोस्ट मलोन कॉन्सर्ट के बाद। जी, जहां विदेशी टूरिस्ट्स के साथ हरासमेंट के आरोप लगे। ये दोनों घटनाएं दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। ये घटनाएं तो हेडलाइंस में थीं, लेकिन सोर्स का असली फोकस इन पर नहीं है, राइट? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इन्हें एक बड़े पैटर्न का हिस्सा मानता है। एक पैटर्न मतलब लेखक का तर्क है कि ये सिर्फ भारत के ग्लोबल इमेज का सवाल नहीं है, असली मुद्दा तो हमारी रोज की आदतों में छिपा है। अच्छा। जैसे ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना, कहीं भी कूड़ा फेंक देना, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना। ये आदतें सिर्फ अनुशासन की कमी नहीं है। सोर्स कहता है कि जब हम सिग्नल तोड़ते हैं तो हम सिर्फ एक नियम नहीं तोड़ रहे होते। तो फिर क्या तोड़ रहे होते? हम अपने साथी नागरिक के भरोसे को तोड़ रहे हैं। और ये सोच कि अरे मेरे अकेले के करने से क्या होगा, ये तो बहुत कॉमन है। हाँ, और सोर्स इसे एक बीमारी कहता है जहां हम सारी जिम्मेदारी पुलिस या गवर्नमेंट पे डाल देते हैं और खुद फ्री हो जाते हैं। बिल्कुल, अनुशासनहीनता को जैसे नॉर्मल मान लिया गया है। तो यहां से आगे का रास्ता क्या है? क्या ये तस्वीर बदल सकती है? सोर्स कुछ सॉल्यूशंस भी देता है। हाँ, देता है। और वो 3 स्तरों पर बात करता है: परिवार, शिक्षा और शासन यानी गवर्नेंस। शुरुआत घर से। हाँ, बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कोट करते हुए कहा गया है कि एक राष्ट्र के निर्माण में माता, पिता और शिक्षक की सबसे बड़ी भूमिका होती है। घर की बात तो ठीक है, लेकिन बच्चे तो दिन का बड़ा हिस्सा स्कूल में बिताते हैं। क्या हमारी एजुकेशन सिस्टम इसके लिए तैयार है? मॉरल साइंस की क्लासेस तो होती हैं, पर असल जिंदगी में उसका असर क्यों नहीं दिखता? बहुत अच्छा सवाल है, और सोर्स का मानना है कि यही गैप है। हमारे सिस्टम को सिर्फ मार्क्स और कंपटीशन से आगे बढ़कर चरित्र निर्माण और सिविक वैल्यूज पर फोकस करना होगा। मतलब थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर जोर देना। एग्जैक्टली। और तीसरा पॉइंट, गवर्नेंस। मुझे लगता है ये सबसे क्रूशियल है। कैसे? क्योंकि जब तक नियमों को तोड़ने पर कोई कॉन्सिक्वेंस ना हो, चाहे वो कूड़ा फेंकना हो या सिग्नल तोड़ना, तब तक लोग क्यों बदलेंगे? सही बात है। गवर्नेंस का मतलब सिर्फ नियम बनाना नहीं, बल्कि उन्हें सख्ती से और बिना भेदभाव के लागू करना है। अवेयरनेस कैंपेन्स तो बहुत होते हैं। हाँ, पर सिर्फ अवेयरनेस काफी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी से ही डिसिप्लिन आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देश से प्यार जताना सिर्फ खास दिनों पर झंडा फहराना या नारे लगाना नहीं है। बिल्कुल नहीं।
ये अपनी सड़कों, अपनी नदियों और सबसे जरूरी अपने फेलो सिटीजन्स का हर दिन सम्मान करने के बारे में। सही कहा। और सोस आखिर में एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाता है। क्या? वो कहता है दुनिया हमें देख रही है, वो तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी हमारी अगली पीढ़ी हमें देख रही है। हमारे रोज के काम उन्हें देशभक्ति का कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक। आज हमारे सोर्सेज में एक बहुत ही दिलचस्प शब्द आया है, ट्रेड बाजूका। हाँ, सुनने में काफी भारी लगता है। बिल्कुल। और ये यूरोपियन यूनियन का एक आर्थिक हथियार है जिसकी बात अब अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। तो आज हम यही समझेंगे कि ये टूल है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है। और हमारे सोर्सेज के हिसाब से ये एक ऐसा टूल है जिसे बनाया तो गया था चीन से निपटने के लिए। अच्छा। लेकिन अब शायद इसे ईयू के सबसे बड़े सहयोगी अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करने की बात हो रही है। तो ये ट्रेड बाजूका ये है क्या आखिर? मतलब इसके अंदर किस तरह के हथियार हैं? तो ये बेसिकली ईयू का एंटी कोअर्शन इंस्ट्रूमेंट या एसीआई है। एसीआई, ओके। हाँ, ये आर्थिक उपायों का एक सेट है जो उन देशों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है जो ईयू के किसी सदस्य पर अनुचित दबाव डालते हैं। तो इसमें किस तरह के उपाय हैं? सिर्फ टैरिफ लगाना या कुछ और भी? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। सोर्सेस के मुताबिक इसमें गुड्स और सर्विसेज के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर रोक लग सकती है। दबाव डालने वाले देश को ईयू के पब्लिक टेंडर से बाहर किया जा सकता है। ओके। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी लिमिट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा कदम, पूरे बाजार से ही बाहर निकाल देना। एग्जैक्टली। यूयू अपने 450 मिलियन ग्राहकों वाले विशाल बाजार तक उस देश की पहुंच पूरी तरह बंद कर सकता है। ये तो बहुत बड़ा स्टेप है। तो ये बना था चीन के लिए, लेकिन अब बात अमेरिका की हो रही है। ये कैसे हुआ? हाँ, यही तो इसमें सबसे दिलचस्प मोड़ है। इसे यूरोपियन कमीशन ने 2021 में बनाया था। 2021 में, ठीक है। और इसकी वजह थी चीन का लिथुआनिया पर ट्रेड बैन लगाना, क्योंकि लिथुआनिया ने ताइवान से अपने रिश्ते बढ़ाए थे। अच्छा, तो ये उसका रिएक्शन था। बिल्कुल। तो क्या इसका मकसद लड़ना है या कुछ और? नहीं, इसका असली मकसद है डिटरेंस, मतलब रोकथाम। रोकथाम। हाँ, कमीशन का मानना है कि ये इंस्ट्रूमेंट सबसे सफल तब होगा जब इसे इस्तेमाल करने की जरूरत ही ना पड़े। सही बात है। मतलब एक इतना बड़ा हथियार रखो कि कोई आपसे उलझने की सोचे ही नहीं। बिल्कुल। तो अगर मान लीजिए इसे इस्तेमाल करना पड़ा तो दांव पर क्या लगा है? यूएस और ईयू का ट्रेड कितना बड़ा है? आंकड़े बहुत बड़े हैं। 2024 में गुड्स और सर्विसेज का ट्रेड था 1.7 ट्रिलियन यूरो। 1.7 ट्रिलियन यूरो? हाँ, यानी करीब $2 ट्रिलियन। ये रोज का लगभग 4.6 बिलियन यूरो का ट्रेड है। बाप रे, मतलब दोनों ही तरफ बहुत कुछ दाम पर लगा है। बहुत कुछ। ईयू से फार्मा, कारें, एयरक्राफ्ट जाते हैं और यूएस से सर्विसेज, तेल और गैस आते हैं। तो क्या ईयू के सदस्य देश इसे असल में अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करने को तैयार हैं? सोर्सेज के अनुसार अभी तो बिल्कुल नहीं। ज्यादातर देश इसके लिए बहुत ज्यादा हिचक रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये एक शक्तिशाली निवारक हथियार है जो चीन के साथ एक स्थिति से पैदा हुआ, पर अब अमेरिका जैसे पार्टनर पर भी इसकी परछाई पड़ रही है। और यही हमें एक बड़ी दुविधा पर लाकर छोड़ता है। रक्षा के लिए बनाया गया एक टूल खुद एक ट्रेड वॉर शुरू कर सकता है। और सोचने वाली बात यह है कि आज की इस इंटरकनेक्टेड ग्लोबल इकोनॉमी में क्या कोई भी देश खुद को भारी नुकसान पहुंचाए बिना ऐसा कोई बाजूका चला सकता है? नेक्स्ट टॉपिक। तो आज हम बात करने वाले हैं सिंगापुर की ट्री लेडी के बारे में, कीर्तिदा मेकानी। हाल ही में 66 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, पर उनकी कहानी कमाल की है। बिल्कुल। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कर्नाटक के एक फार्म पर पली बड़ी एक महिला एक दूसरे देश की सबसे बड़ी पर्यावरण हीरो बन गई। और ये कोई मामूली हीरो नहीं थी, उन्हें प्रेसिडेंट्स अवार्ड फॉर एनवायरनमेंट वर्क मिला। अच्छा। और इसी साल 2024 में उन्हें सिंगापुर विमेंस हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया। वाह। आज भी आप सिंगापुर की ग्रीन स्पेसेस देखें, कम्युनिटी गार्डन्स देखें, तो आप दरअसल कीर्तिदा मेकानी की विरासत ही देख रहे हैं। तो एक इंसान जो अपनी पूरी जिंदगी पर्यावरण के लिए लगा दे, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई होगी? मतलब ये जुनून आया कहाँ से? इसकी जड़ें उनके बचपन में है, कर्नाटक के एक फार्म पर। एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। उन्होंने एक बार देखा कि कैसे एक बदबूदार सा कंपोस्ट का गड्ढा धीरे धीरे बदलकर उपजाऊ काली मिट्टी बन गया। अच्छा। बस वो उनके लिए एक यूरेका मोमेंट था। उस छोटी सी उम्र में उन्होंने प्रकृति की जो रीजेनरेटिव पावर है उसे देख लिया था। मतलब ये कोई किताबी ज्ञान नहीं था, जिंदगी का एक सीधा सबक था। बिल्कुल।
और यही उनकी पूरी फिलॉसफी का आधार बना। कि प्रकृति हमें सिखा सकती है। हाँ, कि अगर हम प्रकृति को समझें, उसका सम्मान करें, तो वो हमें सस्टेनेबल तरीके से जीना सिखा सकती है, कि कचरा असल में कचरा है ही नहीं। वो बस एक रिसोर्स है जो गलत जगह पर है। एग्जैक्टली। और ये सोच उस वक्त के लिए बहुत आगे की थी। तो यही नजरिया वो अपने साथ कर्नाटक से सिंगापुर लेकर गईं। सुना है 1990 में जब वो वहां पहुंची तो चांगी एयरपोर्ट से शहर का रास्ता देखकर ही रुक गईं। हाँ, ये कहानी बहुत शानदार है। वो उस हरियाली को देखकर मतलब हैरान रह गईं। और कमाल की बात यह है कि सिंगापुर का एक कितना बड़ा पर्यावरण आंदोलन किसी पॉलिसी पेपर से नहीं, बल्कि एक विजुअल खुशी से शुरू हुआ। हाँ, एक इंसान के एयरपोर्ट से शहर तक के सफर से। ये दिखाता है कि बड़े बदलाव की प्रेरणा अक्सर गहरे मानवीय अनुभवों में होती है। और सिंगापुर पहुंचकर उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन को एक्शन में बदला। 1993 में सिंगापुर एनवायरनमेंट काउंसिल की फाउंडिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनकर। बिल्कुल, और सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर उन्होंने उस संस्था को मतलब जीरो से खड़ा किया। और जो आंकड़ा सबसे ज्यादा हैरान करता है, उन्होंने सिर्फ 4 सालों में स्कूल्स, बिजनेस और आम लोगों के लिए 50 से ज्यादा एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स डिजाइन किए। एक मिनट, 50 प्रोग्राम्स सिर्फ 4 साल में? हाँ, 50 से ज्यादा। ये तो कमाल की रफ्तार है। मतलब हर महीने एक नया प्रोग्राम। ये तो एक मिशन जैसा लगता है। मिशन ही था। और उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट माना जाता है 2007 में शुरू किया गया प्लांट अ ट्री प्रोग्राम, नेशनल पार्क्स बोर्ड के साथ मिलकर। हाँ, और इसकी खासियत ये थी कि ये एक सिटीजन लेड इनिशिएटिव था। मतलब आम लोग भी इसमें हिस्सा ले सकते थे। कोई भी एक आम नागरिक, एक परिवार, कोई कंपनी पैसे देकर एक पेड़ लगा सकती थी। और उसकी देखभाल भी। हाँ, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और कम्युनिटी एंगेजमेंट का एक बेहतरीन मॉडल बना जो आज भी सफल है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, कीर्तिदा मिकानी ने 3 दशकों से भी ज्यादा समय तक चुपचाप लेकिन बहुत मजबूती से काम किया। उन्होंने सिंगापुर के पर्यावरण, कला और नागरिक समाज को एक नई शक्ल दी। वो सिर्फ पेड़ नहीं लगा रही थी, वो लोगों में एक अपनेपन की भावना जगा रही थी। सही बात है। और इस पूरी चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म कर सकते हैं। जरूर। ये सोचने वाली बात है ना, कि कैसे एक व्यक्ति का बचपन का एक मामूली सा ऑब्जर्वेशन, कंपोस्ट का बदलना और प्रकृति के लिए उसका जुनून एक पूरे देश की ग्रीन आइडेंटिटी को इतना बदल सकता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि एक अकेला समर्पित इंसान भी पूरी सिस्टम को बदलने की ताकत रखता है। नेक्स्ट टॉपिक, AI, बदलती ग्लोबल इकोनॉमी और एनर्जी ट्रांजिशन, इन सब की वजह से जॉब्स का भविष्य क्या होगा, ये सवाल सबके मन में है। और इसी को लेकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मतलब WEF ने एक बहुत बड़े ग्लोबल इनिशिएटिव की घोषणा की है। इसका नाम है रीस्किलिंग रेवोल्यूशन। हमारे पास इसी से जुड़े कुछ सोर्सेज हैं और इनका मिशन है 1 बिलियन लोगों को 2030 तक बेहतर एजुकेशन, स्किल्स और हाँ, जॉब्स के मौके देना। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक घोषणा नहीं है। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि ये इनिशिएटिव अपने 1 बिलियन के टारगेट में से 850 मिलियन लोगों तक पहुंचने के रास्ते पर है। अच्छा। हाँ, पर यहाँ दिलचस्प बात सिर्फ ये नंबर नहीं है। इसका असली मतलब ये है कि ग्लोबल लेवल पर यह मान लिया गया है कि देखिए, ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम अब फ्यूचर प्रूफ नहीं रहा। ये कॉरपोरेट और गवर्नमेंट जगत का एक तरह से एडमिशन है कि अब सीखने और कमाने का जो साइकिल है वो पूरी जिंदगी चलेगा। 1 बिलियन लोग, ये नंबर तो वाकई में बहुत बड़ा है। तो WEF इसे हकीकत में कैसे बदल रहा है? हमारे सोर्सेज में एक बहुत दिलचस्प बात है। इंडिया और जॉर्डन में 2 नए स्किल्स इन एजुकेशन एक्सेलरेटर्स लॉन्च किए गए हैं। पर यहाँ एक्सेलरेटर से मतलब क्या है? ये कोई प्रोग्राम है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आसान भाषा में ये एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है, एक मिशन की तरह, जहां सरकार, बिजनेस और सिविल सोसाइटी मतलब NGOs वगैरह सब मिलकर काम करते हैं ताकि स्किल्स ट्रेनिंग तेजी से और असरदार तरीके से लोगों तक पहुंचे। और आपने कहा कि इंडिया और जॉर्डन के एक्सेलरेटर्स अलग-अलग हैं। हाँ, बिल्कुल। इंडिया का एक्सेलरेटर स्किलिंग में बराबरी की जो बाधाएं हैं उनको दूर करने पर ध्यान देगा, जबकि जॉर्डन का एक्सेलरेटर शिक्षा की क्वालिटी सुधारने के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो ये तो हुई सरकार और NGOs की बात। पर असली टेक्नोलॉजी तो विप्रो, SAP, सेल्सफोर्स जैसी कंपनियां बना रही हैं। तो क्या वो सिर्फ
प्रॉब्लम खड़ी कर रही हैं या सॉल्यूशन का हिस्सा भी हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल सोल्यूशन का हिस्सा है और उनका रोल बहुत बड़ा है। 25 से ज्यादा बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज ने 120 मिलियन वर्कर्स को एआई एक्सेस, स्किल्स ट्रेनिंग और बेहतर जॉब पाथवेज में सपोर्ट करने का वादा किया है। 120 मिलियन? जी, और ज्यादातर कमिटमेंट्स एआई और डिजिटल स्किल्स पर ही फोकस कर रहे हैं, जो आज की सबसे बड़ी जरूरत है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक पीआर एक्सरसाइज तो नहीं है? अक्सर कंपनियां ऐसे वादे करती हैं पर जमीनी हकीकत कुछ और होती है। ये चिंता जायज है, पर यहाँ मामला थोड़ा अलग दिखता है। ये कमिटमेंट्स सीधे उस डर से जुड़े हैं जो वर्कर्स में एआई को लेकर है ना? पीडब्ल्यूसी के एक सर्वे का जिक्र है जिसमें 48 देशों के 9,000 एंट्री लेवल वर्कर्स ने जॉब सिक्योरिटी और नई स्किल सीखने को लेकर गहरी चिंता जताई। अच्छा। तो कंपनियां भी समझ रही हैं कि अगर वर्कफोर्स तैयार नहीं होगी तो उनकी अपनी ग्रोथ भी रुकेगी। इसी चिंता को दूर करने के लिए शायद WEF ने लर्निंग टू अर्निंग सैंडबॉक्स लॉन्च किया है। ये सुनने में तो काफी टेक्निकल लगता है। आसान भाषा में ये क्या है? उससे थोड़ा ज्यादा है। आप इसे ऐसे समझिए कि आप कॉलेज में कोई कोर्स कर रहे हैं और उस कोर्स का प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वो असल में एक कंपनी के लिए रियल टाइम असाइनमेंट है जिसके लिए आपको पैसे भी मिल रहे हैं। मतलब डिग्री और वर्क एक्सपीरियंस एक साथ? एग्जैक्टली। आपकी डिग्री और वर्क एक्सपीरियंस एक साथ चल रहे हैं, अलग अलग नहीं। ये यूनिवर्सिटीज, एम्प्लॉयर्स और गवर्नमेंट्स को जोड़ने वाला एक पायलट मॉडल है। यही इस सैंडबॉक्स का कोर आइडिया है। तो मतलब अब सीखना और कमाना दोनों साथ साथ चलेंगे। इसके अलावा प्लेटफॉर्म इकोनॉमी को लेकर भी कुछ बात हुई है। 9 प्लेटफॉर्म इकोनॉमी कंपनीज ने जिम्मेदार प्लेटफॉर्म इनेबल्ड वर्क के लिए कुछ सिद्धांत लॉन्च किए हैं। इसमें गिग वर्कर्स के लिए बेहतर कमाई, ज्यादा अवसर और सुरक्षित वर्किंग कंडीशंस जैसी चीजें शामिल हैं। ये भी इसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, ये एआई से बदलती इकोनॉमी में लोगों को एम्प्लॉयबल बनाए रखने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करने की कोशिश है, जिसमें 79 देश और 350 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस पहले से शामिल हैं। ये एक बहुत बड़े स्ट्रक्चरल लेवल बदलाव की शुरुआत है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि जब सरकारें और बड़ी-बड़ी कंपनियां स्किल सिखाने के लिए इतने बड़े कदम उठा रही हैं, तो एक इंडिविजुअल की, मतलब एक व्यक्ति की अपनी लर्निंग और अपस्किलिंग की जिम्मेदारी इस नए दौर में कैसे बदल जाएगी? नेक्स्ट टॉपिक। आज हम दुनिया की सेहत से जुड़ी एक बहुत बड़ी उथल-पुथल को समझने की कोशिश करेंगे। 78 साल पुरानी एक पार्टनरशिप टूटी है। यूनाइटेड स्टेट्स ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO से खुद को अलग कर लिया है। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो इस फैसले के कई अलग-अलग पक्ष सामने रखते हैं। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक पॉलिटिकल हेडलाइन नहीं है, मतलब इसके जमीनी और फाइनेंशियल असर बहुत गहरे हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो मैं खबर से शुरू करते हैं। अमेरिका अब WHO का हिस्सा नहीं है। ये एक 78 साल पुराना कमिटमेंट था जो अब खत्म हो गया है। पर ये इतना सीधा साधा ब्रेक नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। WHO के मुताबिक यूएस पर अब भी 130 मिलियन $US से ज्यादा के ड्यूज बाकी हैं। 130 मिलियन, वाओ। जी। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि WHO की फंडिंग 2 तरह से होती है। एक तो मेंबर ड्यूज जो तय होते हैं और दूसरे वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस। और यूएस दोनों में सबसे बड़ा प्लेयर था, सही है? सबसे बड़ा। मेंबर ड्यूज के तौर पर करीब $111 मिलियन और वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस के तौर पर लगभग $570 मिलियन सालाना। अच्छा, तो पैसों के अलावा भी कुछ मुद्दे हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं, जैसे दूसरे देशों से मिलने वाले डेटा का एक्सेस खो देना, जो किसी नए पैंडेमिक की अर्ली वार्निंग के लिए जरूरी हो सकता है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। और इससे से जुड़े कुछ गंभीर परिणाम भी हैं। जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के एक पब्लिक हेल्थ लॉ एक्सपर्ट हैं लॉरेंस गॉस्टिन। हाँ, मैंने पढ़ा उनके बारे में। उन्होंने इसे सबसे विनाशकारी राष्ट्रपति का फैसला कहा है। विनाशकारी? ये तो बहुत भारी शब्द है। जी। उनका मानना है कि इससे नई बीमारियों के खिलाफ जो ग्लोबल रिस्पॉन्स है उसे नुकसान पहुंचेगा और यूएस साइंटिस्ट की, मतलब नई वैक्सीन्स और दवाइयां डेवलप करने की जो कैपेसिटी है वो भी कमजोर होगी। तो ये समझने के लिए कि ये इतना बड़ा इम्पैक्ट क्यों है, एक बार WHO के काम को देख लेते हैं। WHO यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड हेल्थ एजेंसी है। इसका काम एमपॉक्स, इबोला और पोलियो जैसे ग्लोबल हेल्थ थ्रेट्स पर रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेट करना है। ये गरीब देशों को टेक्निकल असिस्टेंस देती है,
वैक्सीन्स और ट्रीटमेंट डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करती है और गाइडलाइंस बनाती है। और हिस्टोरिकली अमेरिका का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। यूएस ऑफिशियल्स ने WHO को बनाने में मदद की थी और अमेरिका हमेशा से इसके सबसे बड़े डोनर्स में से एक रहा है। हाँ, सिर्फ पैसों से ही नहीं बल्कि स्पेशलाइज्ड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्टीज वाले सैकड़ों स्टाफर्स भी यूएस की तरफ से कंट्रीब्यूट करते थे। तो सवाल उठता है कि ये विड्रॉल हुआ क्यों? सोर्स के मुताबिक प्रेसिडेंट ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में इसका कारण कोविड-19 पैंडेमिक और दूसरे ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस में WHO की क्या कहते हैं मिसहैंडलिंग को बताया गया है। जी, इसमें कुछ स्पेसिफिक आरोप थे, जैसे WHO पर चाइना के प्रति बहुत सॉफ्ट होने का आरोप और पेंडेमिक को ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर करने में देरी करने का इल्जाम। ये पॉइंट्स पॉलिटिकल डिबेट के केंद्र में थे। तो इस सब का मतलब क्या है? एक ऐतिहासिक पार्टनरशिप पेंडेमिक को हैंडल करने के तरीकों से असहमति के कारण खत्म हो गई है, लेकिन इस विड्रॉल से नए रिस्क्स पैदा हो गए हैं और फाइनेंशियल इश्यूज भी अनसुलझे हैं। और इससे एक जरूरी सवाल उठता है, ग्लोबल कॉपरेशन के लिए बनाई गई 78 साल पुरानी पार्टनरशिप खत्म करने के बाद अगली ग्लोबल हेल्थ थ्रेट से बचने के लिए अब किस तरह के नए सिस्टम्स या अलायंसेस की जरूरत पड़ेगी? नेक्स्ट टॉपिक। चलिए एक नजर डालते हैं 30th नेशनल स्पोर्ट्स कल्चरल फेस्टिवल अवार्ड्स की खास बातों पर। तो हुआ ये कि ये जो पूरा कार्यक्रम था, ये स्वतंत्रता सेनानी और स्पोर्ट्स हस्ती प्रमोदा कांता शर्मा की 111 जयंती के मौके पर आयोजित किया गया था। और इसमें ना आर्ट, स्पोर्ट्स और सोशल सर्विस जैसे कई अलग अलग फील्ड्स के टैलेंट को सम्मानित किया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ बड़े इंडिविजुअल ऑनर्स की। देखिए, जो सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड था सोनाली कौंठो यानी गोल्डन वॉइस ऑफ असम, वो मिला सिंगर मनोज कुमार दास कश्यप को। और हाँ, BCCI के सचिव देवजीत सेकिया को हॉल ऑफ ऑनर दिया गया। जानते हैं, ये दिखाता है कि नेशनल लेवल पर असम का स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में प्रभाव कितना बढ़ रहा है। इनके अलावा मृदुल भुइया को अभिनय सूर्य और प्रेमोधर शर्मा को क्रीडा महिरू का खिताब मिला। अच्छा, अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट्स और स्पेशल ऑनर्स। तो सुनिए, कुल 8 लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स दिए गए। इनमें एक बड़ा नाम था रिटायर्ड IAS ऑफिसर कुमार संजय कृष्णा का, जो स्टेट में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए जाने जाते हैं। इसी कैटेगरी में स्वर्गीय रामचरण भराली को पोस्थमसली यानी मरणोपरांत सम्मान दिया गया। और एक स्पेशल अवार्ड भारत रत्न भूपेन हजारिका शताब्दी पुरस्कार, ये मिला अनिर्बान दास को। और आखिर में बात करते हैं कुछ इंस्टीट्यूशनल और कल्चरल अवार्ड्स की। इंस्टीट्यूशंस में अध्यात्म के लिए थुकुबिलिया नामघर, स्पोर्ट्स के लिए कामरूप व्यायाम समिति और मेडिकल साइंस के लिए नेमकेयर अस्पताल को सम्मानित किया गया। और अगर कल्चरल साइड पर देखें तो जोबी ने अमोनी कोरे 2 को बेस्ट असमिया फिल्म का अवार्ड मिला और मनीषा शर्मा को उनके नॉवेल हाथी आरूफांडी के लिए बेस्ट नॉवेलिस्ट चुना गया। तो कुल मिलाकर ये समारोह असम में आर्ट, स्पोर्ट्स, सोशल सर्विस और जर्नलिज्म में जो भी बेहतरीन काम हो रहा है उसका एक शानदार जश्न था। नेक्स्ट टॉपिक। चलिए आज बात करते हैं भारत के इनलैंड वाटरवेज विजन की। हाँ, हाल ही में जो इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग हुई है उससे काफी कुछ साफ हुआ है। बिल्कुल, और हमारा मकसद यही समझना है कि इसका स्केल कितना बड़ा है, खासकर नॉर्थ ईस्ट को लेकर क्या प्लानिंग है और मतलब देश भर में इसका असर कैसा दिखेगा। तो सबसे पहले आंकड़ों पर आते हैं। जो बदलाव है वो चौंकाने वाला है। अच्छा, नेशनल वाटरवेज पर कार्गो मूवमेंट 2013-14 में था 18 मिलियन टन्स और अब ये बढ़कर लगभग 146 मिलियन टन्स हो गया है। वाओ, ये तो मतलब 10 साल में 8 गुना से भी ज्यादा ग्रोथ है। एग्जैक्टली। और सिर्फ कार्गो ही नहीं, मैंने देखा कि चालू नेशनल वाटरवेज की संख्या भी 3 से बढ़कर 32 हो गई है। 10 गुना। और लग्जरी रिवर क्रूज वेसल्स भी 5 से 25 हो गए। तो ये साफ दिखाता है कि ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म दोनों पर सीरियस फोकस है। अच्छा, इस पूरे विजन के केंद्र में नॉर्थ ईस्ट को रखा गया है। वहां पर इतना खास फोकस क्यों? देखिए, नॉर्थ ईस्ट का जो नदी नेटवर्क है ना, वो बहुत विशाल है, पर उसे अभी तक कह सकते हैं पूरी तरह यूज नहीं किया गया। अब वहां 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट से 85 जेटीज बनाने की प्लानिंग है। 85 जेटीज? हाँ, इससे सिर्फ रीजनल लॉजिस्टिक्स ही नहीं सुधरेगा, बल्कि जो नदी किनारे समुदाय रहते हैं उनके लिए लाइवलीहुड के नए अवसर भी बनेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट तो समझ आता है, लेकिन क्या ये विजन सिर्फ वहीं तक है या पूरे देश में कुछ हो रहा है? नहीं, ये बिल्कुल एक नेशनल प्लान है, जैसे केरला, गुजरात, कर्नाटका, ओडिशा, तेलंगाना। अच्छा। इन सब राज्यों में रिवर क्रूज टूरिज्म के लिए जेटीज की नींव रखी गई है। और कुछ प्रोजेक्ट्स तो काफी स्ट्रेटेजिक भी लग रहे हैं। बिल्कुल, जैसे आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी जो नेशनल वाटरवे 4 है,
वहाँ रो और कार्गो टर्मिनल्स बन रहे हैं। रो मतलब रोल ऑन रोल ऑफ सर्विसेज, जहां ट्रक सीधे जहाज पर आ जा सकते हैं। हाँ, एकदम सही। इससे टाइम और एफर्ट दोनों बचते हैं। और जम्मू एंड कश्मीर में भी झेलम नदी पर पैसेंजर मूवमेंट के लिए फैसिलिटीज डेवलप हो रही हैं। झेलम पर? हाँ, NW49। और खास बात यह है कि वहाँ 10 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वेसल्स तैनात किए जाएंगे। मतलब क्लीन ट्रांसपोर्ट पर भी क्लियर फोकस है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो प्रोजेक्ट्स तो काफी एम्बिशियस हैं, लेकिन इन्हें चलाने के लिए मतलब साल भर जो इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसका भी क्या प्लान है। लगभग 465 करोड़ रुपए की संपत्ति खरीदने की घोषणा हुई है। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें केरला के लिए सर्वे वेसल्स हैं ताकि रास्ते सुरक्षित रहें। फिर बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल के लिए रोपैक्स बर्थिंग जेटीज हैं। रोपैक्स मतलब रोल ऑन रोल ऑफ फॉर पैसेंजर्स। हाँ, और कई राज्यों के लिए फ्लोटिंग पॉन्टून्स भी हैं। तो कुल मिला के ये एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश लगता है, जिसका सीधा लक्ष्य इकोनॉमिक ग्रोथ और कनेक्टिविटी को बूस्ट करना है। बिल्कुल, ये विकास की एक बहुत प्रभावशाली तस्वीर तो पेश करता है, लेकिन ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि वाटरवेज के इस तेज विस्तार का, जो नदियों का अपना इकोसिस्टम है और जो समुदाय उन पर निर्भर हैं, उन पर लॉन्ग टर्म में क्या असर होगा? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। हाँ, एक ऐसा सवाल जिस पर आगे भी नजर रखनी होगी। नेक्स्ट टॉपिक। तो आज हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF से जुड़ी एक बहुत बड़ी घोषणा पर बात करने वाले हैं। जी। WEF ने 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए 5 नए सेंटर्स खोलने का फैसला किया है, और उनमें से एक भारत के आंध्र प्रदेश में होगा। तो चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। ये 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नेटवर्क आखिर है क्या? देखिए, ये एक बहुत ही दिलचस्प प्लेटफॉर्म है। इसे WEF ने 2017 में लॉन्च किया था। अच्छा, 2017 में? हाँ, इसका जो मेन आइडिया है वो है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स को साथ लाना। एक तरह की पार्टनरशिप। बिल्कुल, एक पार्टनरशिप, ताकि ये जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो समाज को फायदा पहुंचाएं और उनके रिस्क्स को कम किया जा सके। अच्छा, तो आंध्र प्रदेश के अलावा ये नए सेंटर्स और कहाँ खुल रहे हैं? और मुझे लगता है भारत में पहले से भी हैं, है ना? सही कहा आपने। आंध्र प्रदेश के साथ साथ फ्रांस, UK और UAE में भी नए सेंटर्स आ रहे हैं। ओके। और हाँ, भारत में पहले से ही 2 सेंटर्स हैं, एक मुंबई में और दूसरा तेलंगाना में। तो ये तीसरा होगा। तो फिर इन सेंटर्स का मतलब ऑन ग्राउंड काम क्या होता है? इनके फोकस एरियाज क्या हैं? इनका मुख्य काम है सरकारों और इंडस्ट्री के साथ मिलकर प्रैक्टिकल पॉलिसी फ्रेमवर्क्स तैयार करना। पॉलिसी फ्रेमवर्क्स? जी, और साथ ही पायलट प्रोजेक्ट्स चलाना। ये रीजनल प्रायोरिटीज पर ध्यान देते हैं और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को भी बढ़ावा देते हैं। और फोकस एरियाज में AI इनोवेशन है, एनर्जी ट्रांजिशन, साइबर रेजिलियंस और दूसरी फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज शामिल हैं। और आंध्र प्रदेश वाले सेंटर के बारे में कुछ खास जानकारी है? मतलब उसका फोकस क्या रहेगा? बिल्कुल, आंध्र प्रदेश सरकार की पार्टनरशिप में जो ये सेंटर खुल रहा है, इसका खास फोकस एनर्जी एंड साइबर रेजिलियंस पर होगा। एनर्जी एंड साइबर रेजिलियंस, ये काफी स्ट्रैटेजिक लगता है। हाँ, ये सेंट्रो पायलट्स और कंसल्टेशंस के जरिए ग्रीन एनर्जी सिस्टम्स के लिए स्केलेबल सॉल्यूशंस बनाएगा। और जब हम साइबर रेजिलियंस की बात करते हैं तो वो सिर्फ हैकिंग से बचना नहीं, बल्कि हमारे एनर्जी ग्रिड्स को सिक्योर करना भी है। वर्कफोर्स डेवलपमेंट भी इसका हिस्सा है शायद। जी, वर्कफोर्स डेवलपमेंट भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल नेटवर्क है, अकेला आंध्र प्रदेश नहीं है। हाँ, बिल्कुल, ये नेटवर्क लगातार बढ़ रहा है। इसमें अजरबैजान, कोलंबिया, जर्मनी, इजराइल, रुवांडा, सऊदी अरेबिया जैसे कई देश पहले से शामिल हैं। वाह! तो इन नए सेंटर्स के जुड़ने से ये ग्लोबल नेटवर्क और भी मजबूत होगा। तो अगर इसे संक्षिप्त में देखें, WEF अपने 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नेटवर्क को एक्सपैंड कर रहा है। जी। और आंध्र प्रदेश में ये नया सेंटर भारत की भूमिका को और मजबूत करेगा, खासकर एनर्जी और साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में। एकदम सही। और यहीं पर एक बहुत जरूरी सवाल भी उठता है, भविष्य को लेकर। क्या? जैसा कि इस सोर्सेज में भी बताया गया है, ये सेंटर्स वर्कफोर्स डेवलपमेंट पर भी फोकस करेंगे। तो सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे AI और ग्रीन एनर्जी हमारी इकोनॉमी का हिस्सा बन रही हैं, अगले दशक में वर्कफोर्स की परिभाषा और जो स्किल्स चाहिए, उनमें किस तरह के बुनियादी बदलाव आ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक। आज की बातचीत एक ऐसे फिगर से शुरू करते हैं जिसने सच कहूं तो मुझे भी चौंका दिया। जी। 2025 में भारत में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब FDI आया है,
उसमें 73% का उछाल है। हाँ, 73%। ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं है। बिल्कुल, ये आंकड़ा $47 बिलियन तक पहुंच गया और है। हमारी ये पूरी चर्चा UNCTAD की ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर रिपोर्ट पर बेस्ड है। हाँ, तो आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझेंगे कि इस बड़ी छलांग के पीछे असली वजह क्या है। और दुनिया के लिए इसके क्या मायने हैं? तो पहला सवाल, ये सारा पैसा आ कहाँ से रहा है? देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक ये उछाल मेनली सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में आया है। सर्विसेज मतलब? जैसे IT हाँ, सर्विसेज में फाइनेंस, IT और R&D जैसे हाईटेक क्षेत्र हैं। और UNCTAD साफ कहता है कि भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन्स में जोड़ने की जो पॉलिसीज हैं वो काम कर रही हैं। जैसे मेक इन इंडिया या PLI स्कीम्स। बिल्कुल। अब कंपनियां China Plus One स्ट्रैटेजी अपना रही हैं। वो सिर्फ एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहती। आपने चीन का जिक्र किया और रिपोर्ट में ये तुलना बहुत दिलचस्प है। हाँ, है ना? चीन में FDI लगातार तीसरे साल गिरा है। इस बार 8% की गिरावट के साथ ये $107.5 बिलियन पर आ गया है। और ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फ्लोज में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। लेकिन एक मिनट, चीन का आंकड़ा $107 बिलियन है और हमारा 47 बिलियन, मतलब अभी भी उनका FDI हमारे 2 गुने से ज्यादा है। सवाल बहुत अच्छा है, पर यहाँ एब्सोल्यूट नंबर से ज्यादा ट्रेंड देखना जरूरी है। अच्छा। हाँ, एक तरफ भारत की FDI में 73% की रॉकेट जैसी तेजी है और दूसरी तरफ चीन में लगातार गिरावट। ये निवेशकों के बदलते भरोसे को दिखाता है। मतलब भारत को भविष्य के ग्रोथ इंजन के तौर पर देखा जा रहा है। एग्जैक्टली। और अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो ग्लोबल FDI भी 14% बढ़कर $1.6 ट्रिलियन हो गया है। हाँ, पर इसमें एक जरूरी पहलू है। इस ग्लोबल ग्रोथ का एक बड़ा हिस्सा UK और लग्जमबर्ग जैसे कुछ फाइनेंशियल सेंटर से होकर गुजरा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारा पैसा सीधे जमीन पर, मतलब फैक्ट्री या ऑफिस बनाने में नहीं जा रहा है। सही पकड़ा। इससे तस्वीर थोड़ी और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। इस रिपोर्ट में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड की तरफ इशारा है, डेटा सेंटर्स। ये अचानक इतने जरूरी क्यों हो गए हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है AI टेक्नोलॉजी। AI? हाँ, AI में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हर बड़ी टेक कंपनी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहती है और इसीलिए डेटा सेंटर्स में निवेश आसमान छू रहा है। और भारत की इसमें क्या भूमिका है? ये जानना बहुत जरूरी है कि भारत 2025 में डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट्स पाने वाले टॉप 10 देशों में शामिल था, 7th रैंकिंग के साथ। वाह! रिपोर्ट में एक शब्द है ग्रीनफील्ड अनाउंसमेंट्स, जिसमें $125 बिलियन की वृद्धि हुई। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे। जरूर। ग्रीनफील्ड का मतलब है कि कोई विदेशी कंपनी जीरो से एक नई जमीन पर अपनी फैक्ट्री या ऑफिस बना रही है। मतलब कोई पुरानी कंपनी नहीं खरीद रही। नहीं, कुछ नया खड़ा कर रही है। इसीलिए इसे एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। ये दिखाता है कि निवेशक देश के भविष्य में लंबे समय के लिए भरोसा कर रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट में एक उलझन वाली बात भी है। जहां भारत में FDI बढ़ा है, वहीं इंटरनेशनल प्रोजेक्ट फाइनेंस एक्टिविटी में गिरावट आई है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे? इसे ऐसे समझिए कि इन्वेस्टमेंट का कैरेक्टर बदल रहा है। अच्छा। निवेशक अब बड़े लंबे समय वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे हाईवे या पावर प्लांट्स में शायद उतना पैसा नहीं लगा रहे हैं। तो पैसा कहाँ जा रहा है? वो अपना पैसा सीधे डेटा सेंटर्स जैसी हाई टेक, हाई रिटर्न वाली जगहों पर लगा रहे हैं। तो पैसा आ रहा है, लेकिन उसका ठिकाना बदल गया है। तो इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो 3 मुख्य बातें हैं। पहली, भारत के FDI में 73% की जबरदस्त वृद्धि, जिसका इंजन सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग है। बिल्कुल। दूसरी, ये ग्रोथ चीन में FDI में आ रही गिरावट के ठीक उलट है, जो एक ग्लोबल शिफ्ट का संकेत है। और तीसरी, डेटा सेंटर्स अब FDI के एक प्रमुख ड्राइवर के रूप में उभरे हैं और भारत इसमें एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन रहा है। और अब सोचने के लिए एक सवाल। जैसा कि रिपोर्ट बताती है कि AI में कंपटीशन के कारण डेटा सेंटर्स का महत्व बढ़ रहा है, तो डेटा सेंटर्स में FDI का ये केंद्रीकरण भारत के आर्थिक भविष्य और ग्लोबल टेक रेस में उसकी भूमिका को कैसे आकार दे सकता है? नेक्स्ट टॉपिक। आज हम इतिहास के एक ऐसे अध्याय को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। ये कहानी है असम के चाय बागानों में काम करने वाले उन समुदायों की जिनका स्वतंत्रता संग्राम में एक बड़ा योगदान था। बिल्कुल। और ये सिर्फ राष्ट्रवाद की कहानी नहीं है, ये दशकों के शोषण, अपमान और उस पीड़ा के खिलाफ प्रतिरोध की भी कहानी है जो उन्होंने ब्रिटिश राज में झेली। तो चलिए इसे शुरू से समझते हैं।
ये पूरा सिस्टम बना कैसे? देखिए, इसकी शुरुआत 1839 में असम कंपनी की स्थापना से होती है। बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बंगाल, इन जगहों से मजदूरों को जबरदस्ती असम के चाय बागानों में लाया गया। मतलब उन्हें एक तरह से गुलाम बना के रखा गया था। हाँ, और जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये कि इस गुलामी को कानूनी जामा पहनाया गया। कानूनी कैसे? 1859 में एक वर्कमेंस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया। इसके तहत अगर कोई मजदूर भागने की कोशिश करता या काम से मना करता तो उसे गिरफ्तार कर सजा दी जाती थी। अच्छा। और तो और 1854 की जो चार्ल्स वुड्स एजुकेशनल डिस्पैच थी, जिसका मकसद शिक्षा को बढ़ावा देना था, उसे इन बागानों में नजरअंदाज किया गया। ताकि मजदूरों के बच्चे पढ़ लिख कर अपने अधिकारों की मांग ना करने लगे। एकदम सही। तो ये गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा था। और ये पहली बार संगठित रूप से कब सामने आया? पहली चिंगारी 1884 में दिखी थी, लेकिन असली उबाल आया 1920 के दशक में असहयोग आंदोलन के दौरान। और इसमें चाय जनजातियों की महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हिस्सा लिया। अच्छा, और इन महिलाओं की कहानियां कैसी थीं? हमारे स्रोत बताते हैं कि कई महिलाओं को ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा रक्षिता के रूप में रखा जाता था। एक मिनट, रक्षिता? जी। ये शब्द सुनने में जितना साधारण है, इसका मतलब तो बहुत ही भयानक है। मतलब उन्हें बंधक बनाकर उनका यौन शोषण होता था। बिल्कुल। और इसे एक सामान्य बात की तरह देखा जाता था। इन्हीं में से एक थी मंगरी ओरांग, जिन्हें मालती मैम भी कहते थे। शोषण का शिकार होने के बाद उन्होंने ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों में कांग्रेस के स्वयंसेवकों की मदद की। और जब अंग्रेजों को पता चला तो उन्हें गोली मार दी गई। हमारे स्रोतों में एक और जिक्र है दुर्गी भूमिज का। हाँ, दुर्गी भूमिज। पति की महामारी में मौत के बाद एक ब्रिटिश अधिकारी ने उन्हें जबरदस्त अपनी रक्षिता बना लिया। जब उस अधिकारी ने उन्हें और उनके बेटों को छोड़ दिया तो दुर्गी का दुख प्रतिरोध में बदल गया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए जासूसी का काम किया। और उनका भी वही हश्र हुआ। हाँ, जब उनका राज खुला तो उन्हें भी गोली मार दी गई। इन बलिदानों का जिक्र इतिहास की किताबों में क्यों नहीं है? बहुत ही कम। एक और नाम है विद्यावती बाबरी का, जिन्हें 1932 में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें बाद में स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन भी मिली, जो एक बहुत रेयर केस था। लेकिन सोचिए, 1921 से 1942 के बीच संघर्ष करने वाली इन अनगिनत महिलाओं का जिक्र लगभग गायब है। तो ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है, किसी भी देश का इतिहास आखिर लिखा कैसे जाता है और कौन सी कहानियां पीछे छोड़ दी जाती हैं? वाकई, इन भूली बिसरी कहानियों को जानना हमारी आज़ादी की समझ को और गहरा बनाता है। आज के स्रोत हमें यही याद दिलाते हैं कि आज़ादी की कहानी सिर्फ कुछ बड़े नामों तक सीमित नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक। आइए एक नजर डालते हैं NII एलीट गुवाहाटी के नए स्मार्ट बायो इन्फॉर्मेटिक्स इकोसिस्टम पर। तो हुआ यह है कि गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट रीजन की पहली स्मार्ट बायो इन्फॉर्मेटिक्स लैब खुल गई है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब AI और क्लाउड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हाई लेवल रिसर्च की जाएगी, जो नॉर्थ ईस्ट को इंडिया के टेक मैप पर लाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। तो इससे जुड़ी 3 खास बातें क्या है? पहला, इस इनिशिएटिव को न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से सीधा जोड़ा जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी MEITI अब NII एलीट के इंडस्ट्री फोकस्ड AI कोर्सेज को गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के करिकुलम का हिस्सा बना रही है। मतलब अब स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए यूनिवर्सिटी क्रेडिट्स मिलेंगे। दूसरा, फोकस सिर्फ AI पर नहीं बल्कि सेमीकंडक्टर्स पर भी है। MEITI इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन को आगे बढ़ाने के लिए एक स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार कर रहा है और इसमें गुवाहाटी एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बनने जा रहा है। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस ट्रेनिंग को सीधे इंडस्ट्री की जॉब से कनेक्ट किया जा रहा है। NII एलीट गुवाहाटी जल्द ही सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग शुरू करेगा ताकि स्टूडेंट्स को जगा रोड में बन रही टाटा की OSAT फैसिलिटी के लिए तैयार किया जा सके। OSAT फैसिलिटी आप जानते ही हैं, वो जगह है जहां चिप्स को असेंबल और टेस्ट किया जाता है। तो साफ है कि ये सिर्फ एक लैब नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट को इंडिया के अगले टेक हब के रूप में तैयार करने का एक स्ट्रेटेजिक मूव है। नेक्स्ट टॉपिक। तो आज बात करते हैं 2024 के गैलेंट्री अवार्ड्स की, जो हाल ही में घोषित हुए हैं। हमारे पास दी अशोका चक्र एंड इंडियाज गैलेंट्री अवार्ड्स 2024 पर एक लेख है। हाँ, और ये लिस्ट सिर्फ कुछ नामों की लिस्ट नहीं है, इसमें एक पैटर्न है। बिल्कुल, एक कहानी है कि भारत के लिए शौर्य के मायने कैसे बदल रहे हैं। मतलब इस साल के अवार्ड्स पारंपरिक बहादुरी और आज के जमाने के साहसिक कारनामों का एक बहुत दिलचस्प मिश्रण दिखाते हैं। सही कहा, बहादुरी अब सिर्फ सरहद तक ही सीमित नहीं रही।
ये पुरस्कार साफ दिखाते हैं कि असाधारण हिम्मत और देश सेवा के नए पैमाने बन रहे हैं, चाहे वो अंतरिक्ष हो या गहरा समंदर। चलिए इसी को समझते हैं। सबसे बड़ी खबर से ये शुरू करते हैं, अशोक चक्र से। भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार। हाँ, और देखिए आमतौर पर हम यहाँ किसी सैनिक का नाम सुनने की उम्मीद करते हैं ना, पर इस बार ये सम्मान मिला है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को। और यही इस साल का सबसे बड़ा मतलब एक सिंबॉलिक शिफ्ट है। अशोक चक्र पारंपरिक रूप से असाधारण बहादुरी के लिए सैन्य कर्मियों को दिया जाता है, जमीन पर दुश्मन के सामने। बिल्कुल, पर एक अंतरिक्ष यात्री को ये सम्मान देना ये दिखाता है कि सरकार अब स्पेस सेक्टर के बढ़ते महत्व को पहचान रही है। हाँ, और शुभांशु शुक्ला की उपलब्धि भी कोई छोटी नहीं है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर कदम रखने वाले पहले भारतीय बने। राकेश शर्मा के 41 साल बाद। 41 साल बाद कोई दूसरा भारतीय अंतरिक्ष में, और ये एक्सियम 4 मिशन का हिस्सा था जो करीब 18 दिनों तक चला। वो एक फाइटर पायलट भी है ना? हाँ, एक बहुत अनुभवी फाइटर पायलट। Su-30 MKI और MiG-29 जैसे विमानों पर 2000 घंटे की उड़ान का अनुभव है। अच्छा। अब अंतरिक्ष से जरा समंदर की गहराइयों पर आते हैं, शौर्य चक्र की बात करते हैं, जो तीसरा सबसे बड़ा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। और ये मिला है 2 महिला नौसेना अधिकारियों को। हाँ, लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए। उन्होंने INSV तारिणी पर 8 महीने में पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। ये एक ऐतिहासिक अभियान था। 8 महीने? और लगभग 40,000 किलोमीटर की दूरी तय की। जरा सोचिए, 8 महीने एक छोटी सी बोट पर खुले समंदर में। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, ये मानसिक और शारीरिक सहन शक्ति की एक असाधारण मिसाल है। बिल्कुल। चलिए एक बार जरा आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल 70 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी। 70, राइट। इनमें 1 अशोक चक्र, 3 कीर्ति चक्र और 13 शौर्य चक्र शामिल है। और 3 कीर्ति चक्र विजेताओं में भी एक दिलचस्प नाम है। मेजर अर्शदीप सिंह हैं, नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा हैं, और तीसरे हैं ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर। हाँ, ग्रुप कैप्टन नायर। और गौर करने वाली बात यह है कि वो भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए जो 4 एस्ट्रोनॉट्स ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनमें से एक है। अरे वाह, तो यहाँ भी स्पेस का कनेक्शन है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सरकार का फोकस कितना क्लियर है। और 13 शौर्य चक्र में से 10 सेना को दिए गए हैं, 2 नौसेना को और 1 अर्धसैनिक बल को। इसके अलावा 301 अन्य सैन्य सम्मान भी हैं। तो ये सिर्फ अवार्ड्स नहीं है, ये एक संकेत है। एक तरफ नए हीरो उभर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी और एक्सप्लोरेशन की सीमाओं को तोड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ जमीन पर देश की रक्षा करने वालों का सम्मान भी बना हुआ है। बिल्कुल। तो इन सब का मतलब क्या है? मुख्य बात, मतलब जो टेक अवे है, वो ये है कि इस बार का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए दिया गया। और महिला नौसेना अधिकारियों ने अपनी ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए शौर्य चक्र जीता। तो राष्ट्रीय सेवा और शौर्य की हमारी परिभाषा का विस्तार हो रहा है। हाँ, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। जब वीरता का सर्वोच्च शांतिकालीन सम्मान, जो पारंपरिक रूप से युद्ध क्षेत्र की बहादुरी के लिए होता है, एक अंतरिक्ष यात्री को दिया जाता है, तो क्या ये राष्ट्रीय सेवा की हमारी परिभाषा के विस्तार का संकेत है? इस पर सोचने की जरूरत है। मतलब क्या कल को किसी ब्रिलियंट साइबर वॉरियर को, जो देश को डिजिटल हमलों से बचाता है, उसे भी वीरता पुरस्कार मिल सकता है? नेक्स्ट टॉपिक ये है 2026 के पद्म पुरस्कारों पर एक संक्षिप्त जानकारी। तो इस साल कुल 131 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनमें 90 महिलाएं हैं और 16 लोगों को ये सम्मान मरणोपरांत मिला है। और जैसा कि आप जानते हैं, ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। सबसे पहले है पद्म विभूषण, जो इस बार 5 लोगों को मिला है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री VS अच्युतानंदन और एक्टर धर्मेंद्र को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है, और साथ ही कला के क्षेत्र से संगीतकार N राजम भी शामिल हैं। अच्छा, इसके बाद है पद्म भूषण, जिसके लिए 13 हस्तियों को चुना गया है। इस लिस्ट में आपको गायक अलका याग्निक, अभिनेता मम्मूटी और टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज जैसे कुछ बड़े नाम देखने को मिलेंगे। और आखिर में बात करते हैं पद्मश्री की, जिससे सबसे ज्यादा मतलब 113 लोगों को सम्मानित किया गया है। और ये लिस्ट दिखाती है कि अब ये सम्मान सिर्फ बड़े नामों तक ही सीमित नहीं है। एक तरफ क्रिकेटर रोहित शर्मा हैं, तो दूसरी तरफ इसरो के क्रायोजेनिक इंजन प्रोग्राम के पीछे रहे वैज्ञानिक AE मुथुनायकम और अशोक खाड़े जैसे जमीनी हीरो भी हैं।
तो कुल मिलाकर देखें तो इस साल के पुरस्कार सिर्फ बड़े नामों के बारे में नहीं है, बल्कि ये जमीनी स्तर पर काम करने वाले गुमनाम नायकों को भी पहचान दे रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये है पूर्वोत्तर भारत के 2026 पद्मश्री विजेताओं पर एक क्विक समरी। हाल ही में जो पद्म पुरस्कार अनाउंस हुए हैं ना, उनमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया के 3 बहुत ही खास लोगों को सम्मानित किया गया है। तो चलिए 3 टेकअवेज में जानते हैं कि वो कौन है और उनका योगदान क्या है। फर्स्ट, मेघालय के हालीवॉर। इन्हें 50 से ज्यादा सालों से लिविंग रूट ब्रिजेस बनाने और उन्हें बचाने के लिए पद्मश्री मिला है। इन पुलों को लोकली जिंगकेंग जिरी कहते हैं और इन्हें फाइकस इलास्टिका पेड़ की जड़ों को गाइड करके बनाया जाता है। कमाल है ना? ये पुल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की टेंटेटिव लिस्ट में भी शामिल हैं और हालीवॉर फिलहाल एक डबल डेकर पुल भी बना रहे हैं। सेकंड, मणिपुर के गुरु युमनाम जात्रा सिंह। इन्हें नाता संकीर्तना में उनके योगदान के लिए पोस्थ्यूमसली यानी मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपनी पूरी 102 साल की जिंदगी इस क्लासिकल आर्ट फॉर्म की प्रैक्टिस, प्रोटेक्शन और प्रमोशन के लिए लगा दी। वो जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी में विजिटिंग गुरु भी थे। और फाइनली अरुणाचल प्रदेश के टैची गुबिन, जिन्हें सोशल सर्विस मतलब समाज सेवा में उनके योगदान के लिए पद्मश्री मिला है। वो स्टेट के फॉर्मर चीफ आर्किटेक्ट हैं और उनका मानना है कि लोगों को समाज की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए। तो इन शॉर्ट, ये पुरस्कार पूर्वोत्तर भारत की यूनिक कल्चरल हेरिटेज और निस्वार्थ समाज सेवा को नेशनल लेवल पे मान्यता देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नमस्ते। आज हम भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए एक बहुत बड़े समझौते पर बात करेंगे। इसे मदर ऑफ ऑल डील्स तक कहा जा रहा है। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है जैसा कि लग सकता है। हाँ, तो चलिए समझते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है। देखिए, ये एक ऐसे समय पर हुआ है जब पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिक्स बदल रही है, तो इसके मायने बहुत गहरे हैं। अच्छा, तो मोटे तौर पर इसमें 3 बड़ी बातें हैं, है ना? एक तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA, दूसरा सिक्योरिटी और डिफेंस में सहयोग, और वो तीसरा भारतीय टैलेंट की यूरोप में मोबिलिटी। सही कहा। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये बातचीत मतलब पिछले 18 सालों से चल रही थी। 18 साल? तो अब अचानक ऐसा क्या हुआ? वही तो पॉइंट है। असल में चीन पर जो निर्भरता बढ़ रही थी और ग्लोबल सप्लाई चेन्स में जो उथल-पुथल हुई, उसके कारण यूरोप और भारत दोनों को एक दूसरे की जरूरत महसूस हो रही है। यही इस डील के पीछे का असली मोमेंटम है। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसे भारत के इतिहास का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बताया है। हाँ, और उन्होंने इसे सिर्फ एक ट्रेड एग्रीमेंट नहीं बल्कि शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी का नया ब्लूप्रिंट कहा है। मतलब इसका मकसद सिर्फ व्यापार नहीं है। नहीं, इसका मकसद इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन को भी बढ़ावा देना है। कुल 13 पैक्ट साइन हुए हैं जो अगले 5 सालों के लिए एक जॉइंट स्ट्रेटेजिक एजेंडा तय करते हैं। और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन का भी बयान काफी मजबूत था। उन्होंने कहा, वी डिलीवर्ड द मदर ऑफ ऑल डील्स। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि इससे 2 बिलियन लोगों का एक जुड़ा हुआ बाजार बन रहा है और ये भी बताया कि यूरोपियन एक्सपोर्टर्स के लिए सालाना 4 बिलियन यूरोस तक के टैरिफ्स कम होंगे। 4 बिलियन यूरोज, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। बहुत बड़ा। इसका सीधा असर यूरोपियन ऑटोमोबाइल, मशीनरी इन सब पर पड़ेगा और भारत के लिए टेक्सटाइल, फार्मा, IT सर्विसेज जैसे सेक्टर्स को यूरोप में बड़ा फायदा मिलेगा। तो ये एक ट्रू विन विन सिचुएशन बनाने की कोशिश है। लेकिन एक सवाल हमेशा उठता है, क्या भारत के छोटे किसानों या डेयरी उद्योग को इससे कोई खतरा नहीं होगा? देखिए, ये एक बहुत ही जायज सवाल है। चुनौतियां तो होंगी, सरकार को उन्हें सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे, पर इस डील को सिर्फ व्यापार के नजरिए से नहीं देख सकते। आप स्ट्रेटेजिक एंगल की बात कर रहे हैं? हाँ, ये जो सिक्योरिटी कोलैबोरेशन की बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसी चीज है? बिल्कुल। मैरिटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, इन सब में सहयोग गहरा होगा। जब हम रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर की बात सुनते हैं तो उसका मतलब यही है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में किसी एक देश की मनमानी ना चले। तो संक्षेप में ये एक मेगा डील है जो व्यापार, सुरक्षा और लोगों की आवाजाही इन सब को एक साथ जोड़ती है। सही कहा। ये समझौता एक मजबूत संदेश देता है कि आज की ग्लोबल चैलेंजेस का जवाब सहयोग है, टकराव नहीं। अब सोचने वाली बात यह है कि जब दुनिया की बड़ी ताकतें ऐसे रणनीतिक गठजोड़ बना रही हैं, तो आने वाले समय में ग्लोबल पावर डायनामिक्स का समीकरण क्या आकार लेगा। नेक्स्ट टॉपिक इंडिया एनर्जी वीक 2026 में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को
दुनिया के एनर्जी मैप के सेंटर में रखने का एक बड़ा विजन पेश किया है। हाँ, और ये बहुत एम्बिशियस विजन है। बिल्कुल, लेकिन आज हम एक विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ भारत क्लाइमेट चेंज पर दुनिया को लीड करने की बात कर रहा है, और दूसरी तरफ वो 2030 तक तेल और गैस सेक्टर में $100 बिलियन के भारी भरकम निवेश का लक्ष्य रख रहा है। एग्जैक्टली। तो सवाल ये है कि क्या ये दोनों चीजें एक साथ चल सकती हैं? ये सवाल बिल्कुल सही है, और इसका जवाब भारत की मजबूरियों और महत्वाकांक्षाओं दोनों में छिपा है। देखिए, जब आप दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था हो, तो आपकी ऊर्जा की भूख बहुत ज्यादा होती है। तो ये 100 बिलियन का निवेश सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस भूख को मिटाने और इसे एक अवसर में बदलने की एक सोची समझी रणनीति है। अच्छा, मतलब निवेशकों के लिए एक सीधा संदेश है कि भारत में डिमांड की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। इसी रणनीति का एक हिस्सा है भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी को बढ़ाना। अभी हम 260 MMTPA पर हैं और लक्ष्य 300 MMTPA को पार करने का है। ये सुनने में तो बड़ा लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत बड़ा है। 300 MMTPA का मतलब है कि भारत अपनी मौजूदा कैपेसिटी में लगभग 15% की बढ़ोतरी कर रहा है। 15%? हाँ। ये सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल मूव है। जियोपॉलिटिकल कैसे? भारत दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनिंग हब बनकर सिंगापुर और मिडिल ईस्ट जैसे जो पारंपरिक सेंटर्स हैं, उन्हें चुनौती देना चाहता है। तो इन बड़ी बड़ी रिफाइनरियों को चलाने के लिए हमें और ज्यादा कच्चे तेल और गैस की जरूरत पड़ेगी। ये आएगा कहां से? मैंने समुद्र मंथन मिशन के बारे में सुना है। हाँ, समुद्र मंथन इसी जरूरत को पूरा करने का एक जरिया है। इसके तहत हम अपने समुद्र की गहराइयों में तेल और गैस खोज रहे हैं। खासतौर पर अंडमान निकोबार बेसिन एक बहुत ही प्रॉमिसिंग क्षेत्र माना जा रहा है, जहां सरकार ने खोज के लिए 170 से ज्यादा ब्लॉक पहले ही दे दिए हैं। लेकिन खोज में तो वक्त लगता है। हमारी आज की जरूरतों का क्या? शायद यहीं पर LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस का रोल आता है। बिल्कुल। LNG की मांग तेजी से बढ़ रही है। लक्ष्य है कि हमारी कुल ऊर्जा जरूरतों का 15% LNG से पूरा हो। इसके लिए सरकार 70,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है ना? हाँ, सही कहा। ये पैसा LNG जहाजों, टर्मिनलों और रीगैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स पर लग रहा है। और इसका एक और पहलू है जो सीधे आम आदमी से जुड़ा है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब घरों तक पाइप से गैस? हाँ, आने वाले सालों में भारत के छोटे छोटे शहरों में भी घरों तक पाइप से गैस पहुंचेगी, जिससे लाखों परिवारों की LPG सिलेंडर पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। तो ये सब मिलाकर देखे, रिफाइनिंग, एक्सप्लोरेशन, गैस नेटवर्क, तो लगता है कि ये सिर्फ आत्मनिर्भरता की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत तो पहले से ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के टॉप 5 निर्यातकों में से एक है। सही पकड़ा आपने। और यहीं पर प्रधानमंत्री का रिफॉर्म्स एक्सप्रेस का जिक्र अहम हो जाता है। इसके तहत सरकार ने नीलामी की प्रक्रिया को आसान बनाया है, प्राइवेट कंपनियों के लिए दरवाजे खोले हैं। मकसद एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जो न सिर्फ घरेलू मांग पूरी करे, बल्कि दुनिया के लिए भी प्रोडक्ट्स बना सके। इसीलिए प्रधानमंत्री ने वैश्विक निवेशकों को मेक इन इंडिया, इनोवेट इन इंडिया और इन्वेस्ट इन इंडिया का खुला न्योता दिया है, जिसमें लगभग $500 बिलियन के अवसरों की बात की गई है। बिल्कुल, लेकिन ये हमें हमारे शुरुआती सवाल पर वापस ले आता है। वही संतुलन वाला सवाल। हाँ, एक तरफ जीवाश्म ईंधन के बुनियादी ढांचे में इतना बड़ा निवेश हो रहा है, तो सोचने वाली बात यह है कि भारत अपनी नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी प्रतिबद्धताओं के साथ इस विस्तार का संतुलन कैसे बनाएगा। आने वाले दशक की सबसे बड़ी चुनौती यही होगी। नेक्स्ट टॉपिक, आइए एक नजर डालते हैं त्रिपुरा में कोकबोरोक लिपि पर चल रही बहस पर। देखिए, ये मामला सिर्फ भाषा का नहीं है, ये सीधे सीधे त्रिपुरा की ट्राइबल पॉलिटिक्स और उनकी कल्चरल आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है। और ये सब तब हो रहा है जब राज्य में आदिवासी परिषद के चुनाव बस आने ही वाले हैं। तो सबसे पहली बात, ये पूरा विवाद है क्या आखिर? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कोकबोरोक भाषा के लिए रोमन लिपि की मांग को एकदम साफ साफ मना कर दिया है। उनका कहना है कि अगर रोमन लिपि अपनाए तो युवा पीढ़ी अपनी कल्चर और जड़ों से दूर हो जाएगी। उन्होंने तो ये भी सजेस्ट किया है कि कोकबोरोक बोलने वाले लोग चाकमा कम्युनिटी की तरह अपनी ही एक अलग लिपि क्यों नहीं बना लेते। अब आते हैं दूसरी बात पर। यह मामला सिर्फ कल्चरल नहीं है, इसमें एक बड़ा पॉलिटिकल एंगल भी है। ये मांग उठा रही है टिपरा मोथा पार्टी, जो कि बीजेपी की ही सहयोगी है।
और टाइमिंग तो देखिए, ये मांग उठाई गई है त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मतलब TTADC के चुनावों से ठीक पहले। ये काउंसिल त्रिपुरा का लगभग 2/3 एरिया कंट्रोल करती है और इसका टर्म 18 अप्रैल को खत्म हो रहा है। और तीसरी और आखिरी बात, सरकार का क्या कहना है इस पर? मुख्यमंत्री साहा अपनी पार्टी बीजेपी को इंडिजिनस कम्युनिटीज के रक्षक के तौर पर दिखा रहे हैं। उन्होंने पिछली कम्युनिस्ट सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि बीजेपी ने ही माणिक्य राजवंश को उनका सम्मान वापस दिलाया। वो आने वाले TTADC चुनावों में अपनी जीत को लेकर भी काफी कॉन्फिडेंट है। तो कुल मिलाकर ये बहस सिर्फ एक लिपि की नहीं है, बल्कि ये त्रिपुरा की आदिवासी पहचान, कल्चर और आने वाले चुनावों की राजनीति का एक बहुत ही अहम संगम है। नेक्स्ट टॉपिक। नमस्कार। आज हम भारत और यूरोपीय संघ के रिश्तों में आए एक बहुत ही अहम मोड़ पर बात करने वाले हैं। नमस्कार। दशकों से देखें तो ये रिश्ते ज्यादातर व्यापार और इकोनॉमिक्स के ही इर्द गिर्द घूमते थे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अब सुरक्षा और रक्षा सहयोग मतलब डिफेंस कोऑपरेशन सेंटर स्टेज पर आ गया है। सही बात है। हाल ही में जो ये नया डिफेंस एंड सिक्योरिटी पैक्ट हुआ है, हम उसी को समझने की कोशिश करेंगे कि ये बदलाव क्यों और कैसे आया। बिल्कुल। और इसका कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। ये फैसला ऐसे समय पर हुआ है जब इंडो पैसिफिक में चीन की मिलिट्री असर्टिवनेस बढ़ रही है और दूसरी तरफ यूरोप भी अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ अमेरिका पर मतलब पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहता। अच्छा, तो ये एक तरह का स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग है। एकदम। और ये भारत के लिए खास क्यों है? मैंने पढ़ा कि EU ने एशिया में ऐसा समझौता सिर्फ जापान और दक्षिण कोरिया के साथ ही किया है। हाँ, और ये बहुत बड़ी बात है। इसकी वजह सिर्फ चीन नहीं है। देखिए, भारत दशकों से अपने सैन्य हार्डवेयर के लिए रूस पर बहुत हद तक निर्भर रहा है। सही बात है। तो ये समझौता भारत को यूरोपियन हाईटेक डिफेंस इंडस्ट्री तक सीधी पहुंच देता है। इससे रूस पर निर्भरता कम होगी। ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। तो चलिए इस पैक्ट के जो मुख्य पिलर्स हैं उन पर एक-एक करके बात करते हैं। इसमें काउंटर टेरर कोऑपरेशन, मैरिटाइम सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा और सैन्य हार्डवेयर का जॉइंट डेवलपमेंट भी शामिल है। और इन सब के ऊपर है एक साझा प्रतिबद्धता, मतलब एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को बनाए रखने की। इसका मतलब क्या हुआ आसान भाषा में? इसका मतलब ये है कि दोनों पक्ष मानते हैं कि दुनिया के जो विवाद हैं वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से सुलझने चाहिए, किसी एक देश की मनमानी से नहीं। अच्छा, मुझे इसमें भारतीय कंपनियों के लिए जो मौके की बात है वो बहुत इंटरेस्टिंग लगी। ये यूरो 150 बिलियन का SAF कार्यक्रम क्या है? हाँ, सेफ यानी सिक्योरिटी एक्शन फॉर यूरोप, ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। ओके। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक बड़ा फंड है जिससे यूरोप अपने सुरक्षा प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करता है। अच्छा। अब भारतीय कंपनियां भी इन प्रोजेक्ट्स में हिस्सा ले पाएंगी। तो ये तो मेक इन इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ा बूस्ट हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। आपने एक और शब्द का जिक्र किया था, इंटरऑपरेबिलिटी। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि भविष्य में अगर भारत और EU की नौसेनाएं किसी जॉइंट मिशन पर हों तो उनके जहाज, उनके कम्युनिकेशन सिस्टम्स, अच्छा। वो सब एक दूसरे के साथ बिना किसी दिक्कत के काम कर सके। इससे तालमेल बहुत बेहतर होता है। ठीक है, तो हार्डवेयर और तकनीक की बात तो हो गई, पर आज के दौर में जंग सिर्फ मैदान पर तो होती नहीं है। साइबर वर्ल्ड का क्या है? बिल्कुल सही सवाल। ये पैक्ट साइबर खतरों पर इंटेलिजेंस साझा करने, जॉइंट ट्रेनिंग करने और जो हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे पावर ग्रिड या बैंकिंग सिस्टम, हाँ बिल्कुल, उनको बचाने के लिए मिलकर काम करने पर जोर देता है, जो आज की बहुत बड़ी जरूरत है। और समुद्री सुरक्षा की बात करें तो ये सिर्फ मिलिट्री एंगल से जरूरी नहीं है, इसका तो एक इकोनॉमिक पहलू भी है। एकदम। मैरिटाइम सिक्योरिटी को सिर्फ एक पिलर की तरह देखना गलती होगी। ये इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर मतलब IMEC की सफलता के लिए रीढ़ की हड्डी है। हाँ, अगर समुद्री रास्ते ही सुरक्षित नहीं है तो फिर इतना बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर बस कागज पर रह जाएगा। ये पैक्ट उस सुरक्षा की गारंटी की दिशा में एक बड़ा कदम है। वैश्विक मुद्दों पर भी काफी सहमति दिखी है। यूक्रेन युद्ध पर चिंता जताई गई और गाजा संघर्ष पर बोर्ड ऑफ पीस का स्वागत किया गया। हाँ, और 2 स्टेट सोल्यूशन पर भी जोर दिया गया। ये दिखाता है कि भारत और EU अब ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी के लिए मिलकर काम करने को तैयार हैं। तो कुल मिलाकर ये समझौता सिर्फ हथियारों का सौदा नहीं है, ये भारत और EU के बीच सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और वैश्विक कूटनीति हर स्तर पर एक गहरी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का सबूत है। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है। क्या? चूंकि अब भारत और EU
वर्गीकृत सूचनाओं मतलब क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन के आदान प्रदान के लिए भी बातचीत कर रहे हैं। तो भविष्य में इन दोनों के बीच इंटेलिजेंस कोऑपरेशन का क्या स्वरूप हो सकता है और ये रीजनल सिक्योरिटी को कैसे प्रभावित करेगा, ये देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट टॉपिक। आज हम असम में तेल और गैस की संभावनाओं पर गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से जुड़े कुछ जरूरी सोर्सेज हैं। बिल्कुल। तो मिशन ये समझना है कि असम में एनर्जी का कितना बड़ा पोटेंशियल छिपा हुआ है और आगे का रास्ता क्या है। और देखिए, कहानी की शुरुआत ही एक बहुत चौंकाने वाले आंकड़े से होती है। अच्छा। सोर्सेज के मुताबिक असम के 50% से ज्यादा हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज को अभी तक रिजर्व में बदला ही नहीं गया है। 50%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, ये दिखाता है कि जमीन के नीचे कितनी बड़ी संभावना है जिसे अभी तक मतलब हाथ भी नहीं लगाया गया है। एक मिनट, ये रिसोर्स और रिजर्व, इसमें फर्क क्या है? सुनने में तो एक जैसे ही लगते हैं। ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, रिसोर्स एक अंदाजा है कि जमीन के नीचे कुल कितना तेल या गैस हो सकता है। ओके, मतलब एक अनुमान। हाँ, बस एक अनुमान। लेकिन रिजर्व उस रिसोर्स का वो हिस्सा है जिसे हम आज की टेक्नोलॉजी से बिना घाटे के निकाल सकते हैं। समझ गए। तो असली चुनौती उस अनुमान को, मतलब रिसोर्स को, एक असल खजाने यानी रिजर्व में बदलने की है। एग्जैक्टली। मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी विनोद शेषन, उन्होंने भी इसी पर जोर दिया है कि सिर्फ खोजना काफी नहीं है, असली लक्ष्य रिजर्व बनाना है। ठीक है, तो पोटेंशियल तो है, पर इसे निकालने में कोई बड़ी रुकावटें भी होंगी। हाँ, सोर्सेज दो बड़ी चुनौतियों की तरफ इशारा करते हैं। पहली, पूरे नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाला जो गैस पाइपलाइन नेटवर्क है वो अभी भी पेंडिंग है। मतलब गैस निकाल भी ली तो उसे घरों और इंडस्ट्री तक पहुंचाने का रास्ता ही अधूरा है। सही बात। और दूसरी चुनौती है गैस फ्लेयरिंग। गैस फ्लेयरिंग, ये क्या होता है? ये एक तरह की बर्बादी है। जब तेल निकालते हैं तो साथ में कुछ गैस भी निकलती है। अगर उसे कैप्चर करने का सिस्टम ना हो तो उसे बस जला दिया जाता है। मतलब एनर्जी और पैसा दोनों की बर्बादी। बिल्कुल। पर अच्छी बात यह है कि अब इसे रोकने के लिए एक नया कानून भी है जो पेनाल्टी लगाता है। ओके, तो इस पूरे मिशन में कौन-कौन से बड़े प्लेयर्स शामिल हैं? ये एक मल्टी फ्रंट अप्रोच है। एक तरफ ऑयल इंडिया लिमिटेड मतलब OIL जैसी कंपनी एक्सप्लोरेशन कर रही है, तो दूसरी तरफ नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ग्रीन हाइड्रोजन जैसे फ्यूचर फ्यूल पर काम कर रही है। मतलब आज और कल दोनों की तैयारी एक साथ। हाँ, और फिर IGGL और AGCL जैसी कंपनियां पाइपलाइन बिछा रही हैं। और आखिर में ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड है जो पेट्रोकेमिकल सेक्टर में मौके देख रही है। तो ये पूरी एक चेन है, जमीन से लेकर फैक्ट्री तक। और असम सरकार भी सपोर्ट कर रही है? जी, उन्होंने एक इन्वेस्टर फ्रेंडली माहौल बनाने का वादा किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि असम भारत के एनर्जी फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इसके लिए एक्सप्लोरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी सब में एक साथ काम करना होगा। सही कहा। और सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि इस बार रिसोर्सेज को प्रोडक्शन में बदलने के लिए एक क्लियर स्ट्रैटेजी दिख रही है। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। असम जैसे इकोलॉजिकली सेंसिटिव इलाके में एनर्जी की बढ़ती ज़रूरतों और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बीच वो सही संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? नेक्स्ट टॉपिक। चलिए, असम कांडला ग्रीन मेथनॉल पहल पर एक क्विक नजर डालते हैं। तो हुआ ये है कि क्लीन एनर्जी को लेकर एक बहुत बड़ी और इंटरेस्टिंग पार्टनरशिप हुई है। असम पेट्रोकेमिकल्स और गुजरात का दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, ये दोनों मिलकर कांडला पोर्ट पर एक ई-मेथनॉल प्लांट लगा रहे हैं। अब आप पूछेंगे ई-मेथनॉल क्या है? तो समझिए, ये रिन्यूएबल बिजली और कैप्चर किए गए कार्बन डाइऑक्साइड से बना एकदम क्लीन फ्यूल है। तो पहला पॉइंट, इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ खास बातें जान लेते हैं। ये जो प्लांट है ये हर दिन 1550 टन ई-मेथनॉल बनाएगा। और जानते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है? 1200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। और हाँ, इससे करीब 3500 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स भी मिलेंगी। दूसरा, दोनों पार्टनर्स की भूमिका क्या है? देखिए, ये बहुत सिंपल है। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी देगा पोर्ट से जुड़ा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और असम पेट्रोकेमिकल्स का काम होगा ग्रीन मेथनॉल प्रोडक्शन प्लांट को बनाना और उसे चलाना। और आखिर में इसका असली महत्व क्या है? देखिए, ये भारत के समुद्री डीकार्बनाइजेशन रोडमैप के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। मतलब जो हमारे जहाज हैं उनसे होने वाला प्रदूषण कम होगा। ये सिंगापुर, रॉटरडैम जैसे जो इंटरनेशनल समुद्री रास्ते हैं उन पर ग्रीन शिपिंग को भी सपोर्ट करेगा। और इससे कांडला एक बड़ा ग्रीन फ्यूल हब बन जाएगा।
तो कुल मिलाकर ये पार्टनरशिप भारत को ग्लोबल ग्रीन शिपिंग के मैप पर एक बहुत बड़ा प्लेयर बनाने वाली है। नेक्स्ट टॉपिक। तो आज हम एक ऐसे इवेंट की चीरफाड़ करने वाले हैं जो सतह पर तो एक सांस्कृतिक मेला लगता है, लेकिन असल में एक राज्य की सॉफ्ट पावर का प्रदर्शन है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं उड़ीसा परब 2026 की। हाँ, जो गुवाहाटी में होने वाला है। जी, 30 जनवरी से 1 फरवरी तक। और ये सिर्फ संबलपुरी साड़ी और छेना पोड़ा का उत्सव नहीं है। नहीं, ये तो उत्तर पूर्व भारत में ओडिशा की आर्थिक और सांस्कृतिक पहचान को स्थापित करने का एक सोचा समझा प्रयास है। हाँ, और इसे उड़ीसा का पर्यटन विभाग FICC के साथ मिलकर कर रहा है ना? एकदम। हाँ। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं प्रविति परिदा, हाँ उन्होंने भी यही कहा था। जी। उन्होंने साफ कहा कि ये सिर्फ ओडिशा की सांस्कृतिक विरासत दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि ये बताने के लिए है कि राज्य ने कितनी तरक्की की है। सही कहा। उनका जोर इस बात पर था कि आज ओडिशा मतलब अवसरों की भूमि है। तक सबके लिए खुला है, एंट्री भी फ्री है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सकें। तो चलिए देखते हैं कि वो इस विजन को जमीन पर कैसे उतार रहे हैं। सबसे पहले कला और शिल्प की बात करते हैं। पवेलियन में क्या खास है? वहां पर देखिए ओडिशा की जो बेहतरीन कारीगरी है वो देखने को मिलेगी। जैसे चांदी की तारकशी, जिसे सिल्वर फिलिग्री कहते हैं, और पुरी की प्रसिद्ध पट्ट चित्रकला। अच्छा, वो जो कपड़े पर बने पारंपरिक स्क्रोल पेंटिंग्स होती हैं? हाँ, वही। और संबलपुरी साड़ियां तो हैं ही। और इसमें मिशन शक्ति और ORMS की भी खास भूमिका है। मतलब ये सिर्फ कारीगरों को नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को सामने ला रहा है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। मिशन शक्ति जो है वो उड़ीसा का एक बहुत बड़ा महिला स्वयं सहायता समूह आंदोलन है। जी। उनके कारीगर ढेंकनाल का ढोकरा मेटल क्राफ्ट दिखाएंगे। वो मोम से मूर्ति बनाने वाली प्राचीन तकनीक है ना? हाँ, एकदम सही। और वहीं ORMS जो ग्रामीण उत्पादकों को बाजार से जोड़ता है, वो कोरापुट कॉफी जैसी चीजें पेश करेगा। कोरापुट कॉफी, ये दिलचस्प है, क्योंकि ज्यादातर लोग तो कॉफी को दक्षिण भारत से ही जोड़ते हैं। बिल्कुल। तो ये ओडिशा की एक नई आधुनिक पहचान बनाने की भी कोशिश है, जो परंपरा कला से आगे जाती है। मतलब ये ओडिशा की विविधता दिखाने का एक तरीका है। और ये विविधता खाने के मेन्यू में भी झलकती है। वाह, इतनी कला और संस्कृति के बाद तो भूख लगनी ही है। मैंने सुना है ओडिया मिठाइयाँ बहुत मशहूर हैं। क्या मेन्यू में छेना पोड़ा और रसगुल्ला भी शामिल है? हाँ, रसगुल्ला तो होगा ही, आखिर GI टैग वाली बात है। लेकिन मेन्यू में पारंपरिक डालमा जैसी डिश भी है, जो बिना प्याज लहसुन के बनती है। जी, और जगन्नाथ मंदिर की परंपरा को दिखाती है। और एक और खास बात है, मिलेट आधारित कुकीज का होना। अच्छा, ये दिखाता है कि ओडिशा कैसे अपनी पारंपरिक खेती को आधुनिक हेल्थ ट्रेंड से जोड़ रहा है। एग्जैक्टली। तो मतलब कला, महिला सशक्तिकरण और अब स्वास्थ्य और कृषि, ये तो एक 360 डिग्री शोकेस है। और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का क्या? सांस्कृतिक मंच पर ओडिसी के अलावा गोटीपुआ जैसे लोक नृत्य भी होंगे। गोटीपुआ, जिसमें युवा लड़के महिला वेश में नृत्य करते हैं और जिसे ओडिसी का अग्रदूत माना जाता है। बिल्कुल। और साथ ही एक टूरिज्म रोड शो भी है, जिसका लक्ष्य होगा कि लोग ओडिशा को सिर्फ मंदिरों के लिए नहीं, बल्कि भितरकनिका के मैंग्रोव जंगलों या बुद्धिस्ट सर्किट के लिए भी जानें। जी, एक सस्टेनेबल और एक्सपीरियंशियल टूरिज्म हब के तौर पर उसे स्थापित करना। और मुझे लगता है कि सबसे अहम हिस्सा B2B और G2B बैठकें हैं। एकदम सही। मतलब ये सिर्फ एक मेला नहीं, व्यापार और निवेश को आकर्षित करने का एक गंभीर मंच भी है। बिल्कुल, यही चीज इस इवेंट को एक आम मेले से अलग करती है। ये संस्कृति का उपयोग आर्थिक अवसरों को पैदा करने के लिए कर रहा है। तो कुल मिलाकर ओडिशा पर्व सिर्फ एक उत्सव नहीं है, ये ओडिशा की कला, संस्कृति, महिला शक्ति और व्यावसायिक क्षमता को उत्तर पूर्व तक ले जाने का एक रणनीतिक मंच है। और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि दूसरे राज्य इस मॉडल से क्या सीख सकते हैं, कैसे इस तरह के सांस्कृतिक उत्सवों को सिर्फ मेलों तक सीमित न रखकर उन्हें अपनी आर्थिक तरक्की और अंतर्राज्य संबंधों को मजबूत करने के लिए एक शक्तिशाली टूल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक। चलिए आपको काजीरंगा में हुए कछुओं के सर्वे पर एक फटाफट अपडेट देते हैं। तो हुआ यह है कि काजीरंगा नेशनल पार्क और इंडिया टर्टल कंजर्वेशन प्रोग्राम की टीमों ने असम की ब्रह्मपुत्र नदी में अपना सालाना सर्वे किया है और इससे पता चलता है कि पानी के नीचे इन अनोखे जीवों की दुनिया कैसी चल रही है। तो यहाँ 3 खास बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। पहला, सर्वे के नतीजे जो कि जबरदस्त हैं। जरा सोचिए, टीम ने ब्रह्मपुत्र नदी में 170 किलोमीटर से भी ज्यादा का एरिया खंगाला और उन्हें क्या मिला?
एक दो नहीं, पूरे 945 कछुए, वो भी 7 अलग-अलग किस्मों के। मतलब साफ है कि वहां कछुओं की आबादी काफी अच्छी है। दूसरा, एक ऐसी खोज जिसने सबको चौंका दिया। जानते हैं क्या? टीम को मिले 4 ब्लैक सॉफ्ट शेल कछुए। अब ये इसलिए बड़ी बात है क्योंकि ये प्रजाति गंभीर रूप से संकट में है, मतलब विलुप्त होने की कगार पर है। तो इनका मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। और आखिर में उम्मीद की एक वजह। देखिए, खतरे तो अभी भी हैं, ये सच है, लेकिन काजीरंगा में जो काम हो रहा है या फिर नागशंकर मंदिर का तालाब, ये सब एक सफल मॉडल की तरह है। ये हमें दिखाते हैं कि अगर कोशिश की जाए तो इन जीवों को बचाया जा सकता है। कुल मिलाकर ये सर्वे न सिर्फ ब्रह्मपुत्र की शानदार बायोडाइवर्सिटी दिखाता है, बल्कि ये भी साबित करता है कि सबसे ज्यादा खतरे में पड़ी प्रजातियों को बचाने की हमारी लड़ाई कामयाब हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक। तो आज हम इकोनॉमिक सर्वे के कुछ जरूरी निष्कर्षों पर एक नजर डालने वाले हैं। हाँ। हमारे पास सर्वे के कुछ ऐसे हिस्से हैं जो टारगेटेड वेलफेयर मेजर्स पर फोकस करते हैं। बिल्कुल। यानी जो लक्षित कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका ग्रामीण समृद्धि पर क्या असर हुआ है। चलिए इसे समझते हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद कह सकते हैं ये समझना है कि इन सरकारी नीतियों का गरीबी पर और आय के बंटवारे पर असल में क्या असर पड़ा। और इसके लिए हमारे पास हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24 के आंकड़े भी हैं। हाँ, और वो डेटा बहुत जरूरी है क्योंकि वो बताता है कि लोग असल में खर्च कहाँ कर रहे हैं। ओके, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सर्वे की सबसे बड़ी हेडलाइन क्या है, सबसे चौंकाने वाली बात? देखिए, सबसे मुख्य बात तो ये है कि टारगेटेड वेलफेयर योजनाओं ने गरीबी को काफी कम किया है। अच्छा। लेकिन जो हैरान करने वाली बात है वो ये है कि इसका सबसे ज्यादा असर आबादी के सबसे निचले 5 to 10% हिस्से पर हुआ है। सबसे निचले हिस्से पे? हाँ, ये एक बड़ा शिफ्ट है। असर सीधा सबसे जरूरतमंद लोगों से शुरू हो रहा है। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन सवाल ये है कि हुआ कैसे? मतलब कौन सी योजनाओं का इसमें खास जिक्र है? हाँ, तो सर्वे साफ तौर पर कुछ चीजों को श्रेय देता है, जैसे सब्सिडीज हैं, पेंशन्स हैं, और खास तौर पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स यानी डीबीटी। डीबीटी, राइट। सोचिए, जो मदद पहले कई परतों से गुजरकर पहुंचती थी, वो अब सीधे परिवार के बैंक खाते में जाती है। तो असर सीधा और तेज होता है। बिल्कुल, चाहे बच्चे की फीस हो या इलाज, वो पैसा सही जगह इस्तेमाल हो पाता है। तो इसका मतलब अगर सबसे निचले तबके का कंजम्पशन बढ़ रहा है तो कंजम्पशन इनइक्वालिटी भी कम हुई होगी, है ना? हाँ, बिल्कुल। और HCES 23-24 का डेटा इसी कहानी को और मजबूत करता है। कैसे? जैसे 2011-12 के सर्वे से अगर तुलना करें तो ग्रामीण भारत में सबसे गरीब 5% परिवारों के उपभोग खर्च में लगभग 2 गुनी रफ्तार से बढ़ोतरी हुई है। 2 गुनी रफ्तार से? जी। यह आंकड़ा दिखाता है कि असमानता असल में कम हो रही है। राइट। तो एक तरह से ये योजनाएं एक जरूरी सेफ्टी नेट दे रही हैं, लेकिन सर्वे सिर्फ यही नहीं रुकता, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के भविष्य से भी जोड़ता है। हाँ, सर्वे कहता है कि ग्रामीण आर्थिक गति को और तेज करने की जरूरत है। और ये कैसे होगा? लोकल अपॉर्चुनिटीज और इनोवेशन के जरिए। मतलब अब सिर्फ मदद देने की नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनाने की बात हो रही है। लोकल अपॉर्चुनिटीज और इनोवेशन, इसका कोई कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है? हम किस तरह के इनोवेशन की बात कर रहे हैं? जरूर। जैसे मान लीजिए किसी जिले का कोई पारंपरिक हस्तशिल्प है। ठीक है। इनोवेशन का मतलब हुआ कि उसे मॉडर्न ई-कॉमर्स से जोड़ा जाए, कारीगरों को डिजिटल पेमेंट सिखाया जाए, उनकी सप्लाई चेन को बेहतर बनाया जाए, लेकिन उस कला के मूल स्वरूप को बिना बदले। एकदम सही। मकसद लोगों की आजीविका को सुधारना है, बिना किसी बड़े डिसरप्टिव बदलाव के। अच्छा, तो मतलब सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं, बल्कि एक बैलेंस्ड ग्रोथ मॉडल बनाने की कोशिश है। बिल्कुल। सर्वे इसी बात पर जोर देता है कि यह सब पर्यावरण, संस्कृति और परंपराओं को बचाते हुए किया जाना चाहिए, ताकि विकास इंक्लूसिव हो। हाँ, लक्ष्य है कि ग्रामीण समुदाय नई स्किल्स भी सीखें, मॉडर्न एजुकेशन तक पहुंचें और अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी बनाए रखें। तो कुल मिलाकर सर्वे का निचोड़ ये है कि टारगेटेड वेलफेयर स्कीम्स तो काम कर रही हैं। हाँ, वो प्रभावी रही हैं। और अब फोकस एक ऐसे ग्रामीण विकास मॉडल पर होना चाहिए जो आधुनिकता और परंपरा के बीच एक संतुलन बनाए। बिल्कुल। और यहीं पर एक जरूरी सवाल भी खड़ा होता है ना? वो क्या? कि आगे सोचने वाली बात यह है कि जमीनी स्तर पर इनोवेशन और परंपरा के बीच ये संतुलन असल में बनेगा कैसे, ताकि एक ऐसा स्थायी ग्रामीण विकास मॉडल तैयार हो जो वाकई में इंक्लूसिव हो और लोगों के जीवन में बड़े उथल-पुथल ना लाए। नेक्स्ट टॉपिक। आज हम भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आए एक बहुत बड़े बदलाव की बात कर रहे हैं। हाँ,
एक ऐसा देश जो पहले हथियारों का बड़ा इंपोर्टर था। और अब लगभग 100 देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल, और इसके पीछे सरकार की आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी नीतियां हैं। लेकिन इसकी नींव तो काफी पहले रखी गई थी, है ना? हाँ, ये जानना जरूरी है। आजादी के तुरंत बाद जवाहरलाल नेहरू ने OFB, HAL, BEL जैसे संस्थान बनाए थे और आज की ग्रोथ में इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो आंकड़ों पर आते हैं, ये जो बदलाव है इसका स्केल कितना बड़ा है? आंकड़े मतलब वाकई चौंकाने वाले हैं। 2023 में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 1.27 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। और एक्सपोर्ट्स का क्या? एक्सपोर्ट्स में तो 2014-15 से अब तक 21 गुना की बढ़ोतरी हुई है। 21 गुना? हाँ, ये आंकड़ा 883.19 बिलियन रुपए तक पहुंच गया है। ये तो अविश्वसनीय है। तो इस ग्रोथ के पीछे कौन है, पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट? इसमें दोनों का हाथ है। एक तरफ सरकारी कंपनियां हैं तो दूसरी तरफ टाटा, L&T और अडानी डिफेंस जैसी प्राइवेट कंपनियां भी तेजी से आगे आई हैं। अच्छा, और एक और सफल मॉडल है जॉइंट वेंचर्स का, जैसे ब्रह्मोस एरोस्पेस। जो भारत और रूस का जॉइंट वेंचर है। बिल्कुल। फिलीपींस, वियतनाम जैसे कई देश अब इसे खरीदने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास भी है। इतनी तरक्की के बावजूद 2020 से 24 के बीच भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार इंपोर्टर था। हाँ, और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। तो एक तरफ एक्सपोर्ट, दूसरी तरफ इंपोर्ट, ये अंतर क्यों है? देखिए, हमारे इंपोर्ट्स में 9.5% की कमी आई है और रूस पर हमारी निर्भरता भी 55% से घटकर 36% हो गई है। मतलब हम अपने इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। सही बात है। हम फ्रांस, इजराइल, अमेरिका से भी खरीद रहे हैं। लेकिन हाँ, चुनौतियां भी हैं। जैसे कि इंडियन एयरफोर्स को 42 फाइटर स्क्वाड्रन्स चाहिए, पर हमारे पास सिर्फ 33 हैं। और तेजस फाइटर जेट का प्रोडक्शन भी जरूरत के हिसाब से नहीं हो पा रहा। हाँ, और HAL अभी भी इंजन जैसे क्रिटिकल पार्ट्स के लिए विदेशी वेंडर्स पर निर्भर है। अच्छा, तो सिर्फ असेंबलिंग हो रही है। काफी हद तक। आत्मनिर्भरता का मतलब है कोर टेक्नोलॉजी डेवलप करना, और वो सफर अभी लंबा है। नेवी में भी सबमरीन और हेलीकॉप्टर्स की कमी है। तो कुल मिलाकर भारत का डिफेंस सेक्टर एक आयातक से निर्यातक बनने के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर है। हाँ, मेक इन इंडिया से प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। लेकिन मंजिल अभी दूर है। बिल्कुल। एक तरफ 2029 तक 3 लाख करोड़ के प्रोडक्शन का लक्ष्य है, तो दूसरी तरफ हमारी सेनाओं की तत्काल जरूरतें और विदेशी निर्भरता को खत्म करने की चुनौती भी है। तो इस सब पर विचार करने के लिए एक बड़ा सवाल ये है, भारत अपनी रक्षा उत्पादन की लंबी अवधि की महत्वाकांक्षाओं और अपनी सेनाओं की तत्काल परिचालन तैयारी के बीच संतुलन कैसे बना सकता है? नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए आज बात करते हैं भारत रंग महोत्सव के 25th एडिशन पे। देखिए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD हर साल ये बहुत ही बड़ा थिएटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करता है, और इस बार ये खास इसलिए है क्योंकि ये इसकी सिल्वर जुबली है और इससे सेलिब्रेट किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में। आप समझ सकते हैं कि ये लोकल आर्टिस्ट और कल्चर के लिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो फर्स्ट टेक अवे है फेस्टिवल की डिटेल्स। ये एक 4-डे इवेंट है जिसे NSD और अरुणाचल प्रदेश के डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया है। इसकी शुरुआत हुई बुया फोक आर्टिस्ट के एक कमाल के परफॉर्मेंस से, जो वहां की लोकल हेरिटेज को बताता है। चीफ गेस्ट तेसम पोंगटे, जो अरुणाचल प्रदेश असेंबली के स्पीकर हैं, उन्होंने कहा कि ये फेस्टिवल लोकल आर्टिस्ट के लिए एक रेयर अपॉर्चुनिटी है और कल्चर्स को जोड़ने वाली एक पावरफुल फोर्स भी। सेकेंड, कुछ इंपॉर्टेंट थॉट्स जो सामने आए। MLA टोको तातुंग ने कहा कि थिएटर हमारे समाज का प्रतिबिंब है, मतलब अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। वहीं NSD के असिस्टेंट प्रोफेसर रीकन गोंगले ने इसे अलग अलग रीजन्स और कल्चर्स के बीच एक क्रिएटिव ब्रिज बताया। एंड फाइनली अ लुक एट द प्लेस। फेस्टिवल की ओपनिंग हुई MLA तातुंग के ही प्लेस से, मनी मनी मनी, ब्राइटर देन सनशाइन, स्वीटर देन हनी, जो इनकम इनइक्वालिटी जैसे सीरियस टॉपिक पर था। और आने वाले दिनों में सकल जानी हेनाथ, ताशेर देश और क्लोजिंग सेरेमनी में कामरूपा जैसे प्लेस दिखाए जाएंगे। सो इन शॉर्ट, ये सिर्फ एक थिएटर फेस्टिवल नहीं है, ये नेशनल स्टेज पर अरुणाचल प्रदेश की कल्चरल हेरिटेज और टैलेंट का एक ग्रैंड सेलिब्रेशन है। नेक्स्ट टॉपिक। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जो देश की लाखों लड़कियों की जिंदगी बदल सकता है। जी बिल्कुल। कोर्ट ने कहा है कि लड़कियों के लिए डिग्निफाइड मेंस्ट्रुअल हेल्थ यानी गरिमामय मासिक धर्म स्वास्थ्य ये कोई सुविधा नहीं है, बल्कि ये संविधान के तहत उनके जीवन और शिक्षा के अधिकार का एक अटूट हिस्सा है।
इसी जजमेंट की शुरुआत में जस्टिस जेबी पार्डीवाला ने एक अमेरिकन एजुकेटर मेलिसा बर्टन की एक बहुत गहरी बात लिखी है। जी। अ पीरियड शुड एंड अ सेंटेंस, नॉट अ गर्ल्स एजुकेशन। मतलब माहवारी से एक वाक्य खत्म होना चाहिए, किसी लड़की की पढ़ाई नहीं। बहुत बड़ी बात है। तो आखिर इस ऐतिहासिक फैसले में कोर्ट ने क्या ठोस निर्देश, क्या डायरेक्शंस दिए हैं? देखिए, निर्देश बिल्कुल साफ हैं और सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज पर लागू होते हैं। अच्छा। पहली बात तो यह है कि हर स्कूल को, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो या एडेड हो, लड़कियों को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन देने होंगे। ओके। और ये भी ध्यान रखना होगा कि ये नैपकिन ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल हों, मतलब पर्यावरण के लिए सुरक्षित हो। और दूसरा निर्देश क्या है? दूसरा ये कि हर स्कूल में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग और चालू हालत में, मतलब फंक्शनल टॉयलेट्स होनी ही चाहिए। ये तो मतलब बिल्कुल बुनियादी ज़रूरतें हैं। ये निर्देश तो बहुत साफ हैं, लेकिन एक सवाल जो हमेशा मन में आता है, भारत में नियम बनाना एक बात है और उन्हें लागू करवाना बिल्कुल दूसरी। सही। तो क्या कोर्ट ने इस पर भी कुछ कहा है कि अगर कोई स्कूल या राज्य सरकार आनाकानी करे तो क्या होगा? बिल्कुल, और यही इस फैसले की सबसे मजबूत बात है। कोर्ट ने नॉन कंप्लायंस पर साफ चेतावनी दी है। अच्छा। जी, अगर प्राइवेट स्कूल्स इन निर्देशों का पालन नहीं करते तो उनकी मान्यता, उनका डी-रिकॉग्निशन तक हो सकता है। मतलब मान्यता रद्द की जा सकती है। जी हाँ। और सरकारी स्कूलों में विफलता के लिए राज्य सरकारों को सीधे अकाउंटेबल ठहराया जाएगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लग रही है। हम यहाँ मासिक धर्म स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, जो एक सामाजिक और स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा लगता है। इसे सीधे सीधे संविधान के मौलिक अधिकारों से जोड़ना, ये कोर्ट ने कैसे किया? ये सिविल सेवा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए भी समझना जरूरी है। बहुत अच्छा सवाल है। कोर्ट ने इसे 3 अहम आर्टिकल से जोड़ा है। पहला है आर्टिकल 21, यानी जीवन का अधिकार। राइट। कोर्ट का कहना है कि जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि सम्मान और गरिमा, मतलब डिग्निटी के साथ जीना है। जब किसी लड़की को माहवारी के दौरान साफ सफाई की सुविधा नहीं मिलती तो ये उसकी गरिमा पर, उसकी डिग्निटी पर सीधा हमला है। और दूसरा आर्टिकल? दूसरा है आर्टिकल 21A, यानी शिक्षा का अधिकार। दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट ने इसे सिर्फ एक अधिकार नहीं, बल्कि एक मल्टीप्लायर राइट कहा है। मल्टीप्लायर राइट? जी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि शिक्षा वो चाबी है जो बाकी कई अधिकारों के ताले खोलती है। अगर एक लड़की माहवारी के कारण स्कूल छोड़ देती है तो हम सिर्फ उसकी शिक्षा नहीं छीन रहे, बल्कि एक बेहतर जीवन का हक भी छीन रहे हैं। सही। और तीसरा? वो है आर्टिकल 14, समानता का अधिकार। यहाँ कोर्ट ने सिर्फ किताबी बराबरी की बात नहीं की, बल्कि सब्सटैंटिव इक्वालिटी यानी वास्तविक समानता पर जोर दिया। अच्छा। मतलब सरकार की जिम्मेदारी है कि वो समाज में मौजूद उन सभी ढांचागत रुकावटों को हटाए जो लड़कियों को सच में बराबरी का हक पाने से रोकती हैं। तो कुल मिलाकर यह फैसला सिर्फ सैनिटरी नैपकिन या टॉयलेट बनवाने के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह इस सोच को बदलता है कि एक प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया किसी लड़की की पूरी जिंदगी का रास्ता तय नहीं कर सकती। एकदम सही कहा आपने। ये फैसला उस कानूनी ढांचे को मजबूत करता है जिससे ये पक्का हो सके कि लड़कियों को माहवारी की वजह से अपनी पढ़ाई और सपने बीच में ना छोड़ने पड़े। और ये हम सबके सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाता है। कानून बना देना एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसे हकीकत में बदलने के लिए सामाजिक सोच और प्रशासनिक इच्छा शक्ति की क्या भूमिका होगी? नेक्स्ट टॉपिक पेश है ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स्ड डबल्स फाइनल पर एक क्विक ब्रीफ, जहां कमाल का ड्रामा और इतिहास दोनों बने। तो हुआ यह है कि ऑस्ट्रेलिया की ओलिविया गेडेकी और जॉन पियर्स ने फ्रांस की क्रिस्टीना म्लेडेनोविच और मैनुअल गिनार्ड को हराकर लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स्ड डबल्स का खिताब जीत लिया है। तो पहली बात, ये जीत अपने आप में हिस्टोरिकल है। मतलब गेडेकी और पियर्स की जोड़ी 1989 के बाद पहली ऐसी टीम बन गई है जिसने लगातार 2 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स्ड डबल्स खिताब जीता हो। सोचिए, इनसे पहले ये रिकॉर्ड जिम प्यू और जाना नवोटना के नाम था। दूसरी बात, ये जीत एक जबरदस्त कमबैक के बाद आई। देखिए, फाइनल सेट के टाई ब्रेकर में गेडेकी और पियर्स 7-5 से पीछे चल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मैचअप हाथ से गया, लेकिन यहां से उन्होंने जो वापसी की वो कमाल थी। उन्होंने टाई ब्रेकर 10-8 से जीतकर मैच अपने नाम कर लिया। फाइनल स्कोर था 4-6, 6-3 और 10-8। और तीसरी बात जो काफी दिलचस्प है वो ये कि गेडेकी और पियर्स ने ये टूर्नामेंट एक वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर जीता। यही नहीं, वो 2015 के बाद पहली ऐसी जोड़ी भी हैं जो डिफेंडिंग चैंपियंस के तौर पर फाइनल में लौटी। और हाँ,
उनकी ओपोनेंट क्रिस्टीना म्लेडेनोविच अपना चौथा ग्रैंड स्लैम मिक्स डबल्स खिताब जीतने से चूक गई। तो कुल मिलाकर गेडेकी और पियर्स ने एक रोमांचक मुकाबले में शानदार वापसी करके इतिहास रच दिया।